देखो बच्चों, लास्ट टर्न तक ये बात हो गई थी हमने, है ना। लास्ट टर्न तक हमने कहा बात कर ली थी। तो हमने इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन कर रखी क्या था मैं आपको, है ना। इंक्लाइन प्लेन पर अपने को देखना था कि क्या, कि यहाँ पे टेंशन कितनी। तो याद करो इंक्लाइन प्लेन वाला कंपोनेंट कितना था बच्चों वेट का। तो मैं बोल दूं इधर mg लगेगा। लास्ट टर्न पे जब बात करके क्या तो बता रहा हूँ, तो बोल दूं इधर mg का कंपोनेंट लगेगा बच्चों mg sin थीटा। बोल दो mg sin 30 बोलो, सॉरी sin 45। और याद है ये mg sin 45 होगा और ये mg cos 45 बताया क्या था क्या। अच्छा ये एंगल थीटा होता है, याद रख लो। ये दो इंक्लाइन का एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है। तो मैं बोलता हूं दिस वुड बी 45। बोलो yes, तो बोल दूं ये ध्यान ना, क्योंकि ये थीटा क्यों, क्योंकि इन दो लाइन के बीच में एंगल थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा। तो बोल दूं दिस mg और ये हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा। ओके, तो बोल दो ये mg sin थीटा हो गया, mg cos थीटा बोलो। बोलो बच्चों ये mg cos थीटा। तो mg cos थीटा मतलब mg cos 45 हो गया। ओके, तो दिस इज mg cos 45, दिस इज mg sin 45। अब mg sin 45 करूंगा मैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटो, तो ये आ जाएगा 50 रूट 2 sin 45। sin 45 1 बाई रूट 2, तो बोल दो 50 आ गया ये। तो बोल दो दिस वुड बी 50, सोल्व कर लेना। तो बोल दो ये वाला कंपोनेंट 50 आ गया और ये भी 50 आ गया। इससे भी मेरे को मतलब नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन दे देगा। तो सर इससे मतलब कब होगा, जब फ्रिक्शन पढ़ूंगा। क्यों, क्योंकि वहां नॉर्मल रिएक्शन चाहिए था और अभी भी कोई नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा था। यस दिस इज 50। तो बोल दो ये हो गया 50 बच्चों। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 50 आ जाएगी, क्योंकि वो टेंशन ही मेजर करती है। याद करो, बोलो बस यहाँ पे टेंशन स्प्रिंग के खींचने से आती है। यहाँ पे टेंशन स्प्रिंग के खींचने से आती है। तो बोल दो दिस इज इलोंगेटेड स्ट्रिंग, काइंड ऑफ इलोंगेटेड स्ट्रिंग। ओके, तो 50 टेंशन होगी। यस सर। अच्छा अब यहाँ जाओ बच्चों, बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा, सोच समझ के बोलना। चलो पहले रुको 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 रुको, यहाँ 2 kg कर दो। बताओ ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, सोच समझ के बोलना बच्चों। और चलेगा तो किधर चलेगा, मैं बोल दूं ये भारी है, ये भारी है तो इधर चलेगा। बोलो बच्चों। yes, sir. नो सर, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर, क्योंकि आपको लग रहा है ये 20 है, लेकिन इस पूरा कंपोनेंट चला तो नहीं रहा। 20 का ये वाला कंपोनेंट 10 ही है। देखो दिस इज, अब मैं सीधा लिख दूं, वो थीटा वीटा नहीं लिख के सीधा लिख दूं mg sin थीटा। सीधा लिख दूं 20 sin 30। बच्चों बहुत डायरेक्ट लिख दिया देखो, क्योंकि मुझे पता है आपको ऐसा मालूम है। mg 20 उसका ये थीटा एंगल होता तो mg cos 30 और mg sin 30। तो इंक्लाइन वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है और थीटा ये एंगल होता है। ध्यान रखना, आप ये सीधा याद रखो। तो ठीक है सर, तो बोल दो दिस वुड बी 20 sin 30। तो बोल दो बच्चों ये 10 आ गया बोलो, और ये 10 आ गया, ये भी ये mg cos 30 10 रूट 3, तो नॉर्मल रिएक्शन 10 रूट 3 और ये 10 और इधर भी 10 लग रहा है। मैं बोल दो दोनों 10 10 लग रहे हैं, तो सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। बोलो यस सर। तो चलो अब वापिस 4 kg करते, बताओ अब चलेगा या नहीं चलेगा। सर चलेगा बिल्कुल, क्योंकि इस बार 40 sin 30 20 आ गया। तो बोल दो इधर लग रहा है 20, इधर लग रहा है 10। तो बोल दो अब तो वैसे ही कर लो, सीधा करके याद करो। अब इसको सीधा कर लो, मैंने सिखाया था आपको। 4 kg 1 kg, और मैं बोल दूं इधर लग रहा है बच्चों 20। कंपोनेंट लिखोगे सिर्फ और ये 10। तो बोल दूं 20 चलाने वाला 10 रोकने वाला बन गया यहाँ पे। तो बोल दूं ये 5 किलो बन गया बच्चों, और एफ नेट बराबर आ गया बच्चों 20 माइनस 10 10। तो बोल दूं नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, बोलो 10/5 2। खत्म। तो सिस्टम 2 से एक्सेलरेट हो गई। बोल ही नहीं रहे आप, खत्म हो गया क्या yes, sir. बेटा, इतना टाइम नहीं है। तो बोल दो 2 से एक्सेलरेट होगा। बताओ टेंशन कितनी होगी। तो न्यूटन के हिसाब से 1 kg को 2 से ले जाने के लिए फोर्स 2 चाहिए या नेट फोर्स 2 चाहिए, फोर्स 2 चाहिए नेट फोर्स, नेट फोर्स। तो बोल दो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से 2 ज्यादा होगा, तो नीचे 10 लग रहा है तो ऊपर 12 होगा। तो बोल दो टेंशन बुढ़ी 12। खत्म। अरे बोलो बच्चों, टेंशन माइनस mg बराबर m है। बोलो, तो बोल दो टेंशन माइनस 10 बराबर mg 10 है बराबर 1 into 2। तो बोल दो यहाँ से टेंशन बराबर 12 न्यूटन। खत्म। बोलो बच्चों। yes, sir. तो बोल दो इंक्लाइन पे भी बस कुछ नहीं करना है। आज तक mg mg याद है, डायरेक्ट लटके हुए था तो दोनों पे mg mg लगाया था। आज इंक्लाइन पे होगा तो mg sin थीटा लगा दो mg की जगह। खत्म। यस सर। क्लियर है बच्चों। तो फाइनल बात, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वही होती है जो टेंशन की वैल्यू होती है स्प्रिंग में। ओके, और स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग की लेंथ खींचने से टेंशन जनरेट होती है, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ वेरिएबल होती है और केएक्स फोर्स जनरेट करती है। ओके सर, हटा दो ऊपर वाले दोनों। बोलो बच्चों,
हाँ, अच्छा अभी आ जाओ बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ ये आदमी कितना फोर्स लगा है, ये मैन कितना फोर्स एक्सर्ट करे रस्सी पे, कितना बल लगा है कि ये सिस्टम सामने वाला इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, उसके लिए आदमी को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ। ये आदमी कितना फोर्स लगा है मिनिमम एफ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। एफ की वैल्यू बताओ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में, साम्य। और सेकेंड बताना मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, हिंदी के दोनों मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। बोलो। अच्छा मैं बोलता हूँ, सुनो बच्चों, सिस्टम इक्विलिब्रियम है। अब सुनो, एक बात बताओ, कितनी रस्सियां हैं यहाँ, कितनी स्ट्रिंग है, 1 2 या 3? मैं बोलता हूँ सिंगल स्ट्रिंग है, देखो पूरी। अरे बोलो ना बच्चों। और मैं बोलता हूँ पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा क्योंकि मासलेस रस्सी, बोलो। तो मैं बोलता पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा। तो मैं बोलता इसने एफ फोर्स लगाया है, आदमी ने एफ फोर्स खींचा, तो सब जगह एफ एफ होगा, बोलो एफ एफ एफ। तो बोलता यहाँ पे भी एफ लग रहा है, देखो। और मैं बोलता यहाँ दोनों जगह एफ एफ लग रहा है, बच्चे, तो ये 2F होगा, बोलो। बोल बच्चे, पुली में डबल टेंशन ट्रांसमिट होती, बताया था। तो मैं बोलता पुली को ऊपर से एफ एफ से खींचे तो ये पुली इसको 2F से खींचेगा, बोलो। पुली 2F, हाँ सर। तो बोलूँ 2F और F, तो मैं 6 kg का एफबीडी बनाता हूँ, 6 किलो का एफबीडी बनाता हूँ। तो क्या मैं बोलूँ 6 किलो का अर्थ नीचे खींचेगी बच्चे 60 से, और मैं बोलूँ यहाँ पे लगेगा बच्चा F और यहाँ लगेगा बच्चा 2F। तो बोलूँ ये टोटल 3F हो गया और एक्सेलरेशन 0 है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन 3F बराबर बच्चों 60 हो जाएगा। तो मैं बोलूँ यहाँ से F बराबर 20 न्यूटन आएगा। क्या मैं बोल दूँ 6 किलो को ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए मात्र और मात्र 20 न्यूटन के फोर्स की जरूरत पड़ी। 6 किलो को रोकने और 20 न्यूटन का फोर्स की जरूरत पड़ी ओनली। अच्छा मैं डायरेक्ट रोकता तो डायरेक्ट यहाँ पे छत पे खड़ा होके इसको रस्सी से खींचता, तो बोलो कितना फोर्स लगाना पड़ता मेरे को डायरेक्ट 6 किलो को रोकने के लिए। तो बोल दो 60 लगाना पड़ता। mg 60 है तो 60 लगाना पड़ता। क्या मैं बोल दूं डायरेक्ट खींचता तो 60 लगाना पड़ता, और 2 पुली लगा के 3 पुली लगा के खींचा तो मैं बोल दूं 20 न्यूटन में काम किया। क्या मैं बोल दूं ये पुली मेरी जिंदगी में वरदान बन के आई है। मैं बोल दूं इन पुलियों ने मेरी सहायता करी है। देखो मुझे 20 न्यूटन पे ही काम हो गया, 60 किलो को रोकने के, 60 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। क्या मैं बोल दूं मुझे एडवांटेज मिली है। अरे बोल, ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि मेरा दोस्त तो 10-10 घंटे पढ़ता है और मैं 2 घंटे पढ़ के टॉपर बन गया क्योंकि सर ने मुझे पेपर बता दिया। तो बोल। हाँ तो मैं बोलता हूँ 20 न्यूटन में 60 न्यूटन रोक लिया, तो दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज। तो इस सेकंड क्वेश्चन यही पूछा है। तो देखो एफबीडी से पता पड़ गया पूरे में टेंशन है और मुझे सब पता है पुली में डबल, तो ये 2F और 3F ने 60 को बैलेंस करा है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो 60 नीचे लग रहा है और 3F ऊपर लग रहा है, तो बैलेंस हो गया। अब मैकेनिकल एडवांटेज देखो बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था कि आपको आउटपुट कितना मिला, आउटपुट अपॉन इनपुट। हर चीज का एडवांटेज आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। सर यहाँ क्या आउटपुट और क्या इनपुट है, तूने कितना, तू करना क्या चाहता था, लोड उठाना चाहता था, ताकत लगा के लोड उठाना चाहता था, तो बोल दूं आउटपुट हो गया लोड, तेरे कितना लोड उठाया है ना, लोड। अरे बोलो, और इनपुट हो गया एफर्ट, तेरे एफर्ट, एफर्ट बोलो, अरे तेरे एफर्ट, तो लोड अपॉन एफर्ट बोलो, तूने कितने एफर्ट डाले और तेरे कितना लोड उठाया। तो बोल दू तेरे कितने एफर्ट डाले और तेरे कितना लोड उठाया, तो बोल दू तेरे लोड उठाए मेरे बच्चे 60 किलो 60 न्यूटन और तेरे एफर्ट डाले 20 के, तो बोल दू मैकेनिकल एडवांटेज 3 आया। मतलब तू तेरी ताकत से 3 गुना आउटपुट दे सकता है। अरे बोलो। तो आप अपनी ताकत से 3 गुना आउटपुट दे सकते हो। मतलब इस सिस्टम पे आपको यहाँ पे 9 kg को उठाना होगा तो आपको 30 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा 90 को उठाने के लिए। ओके yes, अरे बेटा मैंने डिस्कवरी वगैरह पे ज्ञान की कोई बात आ रही थी साइंस की ना, तो मैंने देखा एक पतला सा आदमी मारुति उठा रहा था यूं करके हंसते हुए, क्योंकि खूब सारी पुली या 3 लग गई, ऐसी 100 पुलियों का सिस्टम बना ले तो बोल दो और तगड़ा मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह बेटा बीच में नहीं, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह ये सब मैकेनिकल एडवांटेज पे काम करती है। बोलो
अरे हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह सब मैकेनिकल एडवांटेज पे काम करती है, समझ गए? Yes, sir. हाँ, कम 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 एफर्ट में ज्यादा लोड उठ जाता है। बोलो ओके, बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, तो सर सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को समझ में आ गया, चलो आगे आते हैं। अब सुनना बच्चों, अच्छा अब थोड़ा सा स्प्रिंग को देखते हैं ढंग से। बोलो बच्चों, स्प्रिंग तो याद है, स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है, क्या होती है बच्चों? नेचुरल लेंथ, प्राकृतिक लंबाई। बच्चों स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है, प्राकृतिक लंबाई, मतलब जिस लेंथ के लिए स्प्रिंग बनी है ये यही रहना चाहती है, ये अपनी लेंथ को बदलना नहीं चाहती है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ, प्राकृतिक लंबाई। ओके, स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, क्या होता है बच्चों? स्प्रिंग का, हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, बोलो। तो स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है, ठीक है? अच्छा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में बदलाव को पसंद नहीं करती है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग के अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। याद करो आपका पेन, पेन की स्प्रिंग थोड़ी सी लूज थी या मतलब स्मूथ थी, मतलब इतनी रिजिड नहीं थी। और याद है आपकी साइकिल की स्प्रिंग, तो पेन की स्प्रिंग को तो हम दबा पाते थे, साइकिल की स्प्रिंग जब निकल जाती थी बड़ी मुश्किल से लगती थी, घर के 2-3 सदस्य मिलकर उसको खींचते थे। और मैं बोल दूं, ऐसे आपकी बाइक वगैरह की स्प्रिंग देखो, वो याद है शोकर में, वहां पे भी स्प्रिंग होती है, वो और ज्यादा स्टिफ होती है। तो बोल दो अलग अलग मटेरियल की स्प्रिंग की स्टिफनेस या के अलग अलग होता है, जितना के ज्यादा उतनी स्टिफ स्प्रिंग, बोलो स्प्रिंग्स होगी। ओके, ये सब समझ में आ गया? तो अब देखो, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है। याद है आपके पेन से कभी स्प्रिंग निकल गई थी तो वो स्प्रिंग एक पर्टिकुलर लेंथ में नीचे गिरी हुई थी, याद है? एक पर्टिकुलर लेंथ में नीचे गिरी हुई थी, फिर अपन उसको उठाते और वहां पे पेन में डाल देते रिफिल में, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब देखो बच्चों, जैसे जैसे आप स्प्रिंग को यहां से खींचते हो तो इसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे को मेरी लेंथ से डिस्टर्ब कर रहे हो आप, है ना? दबाते हो तो भी इसको गुस्सा आता है, आप खींचोगे यहां से तो भी गुस्सा आएगा, दबाओगे तो भी गुस्सा आएगा। अब सुनना ध्यान से, नेचुरल लेंथ से खिंचाव, प्राकृतिक लंबाई से खिंचाव इज एक्स। यहाँ पे मैं इलोंगेशन कहां से ले रहा हूं? नेचुरल लेंथ या इसकी प्राकृतिक लंबाई, नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन ले रहा हूं। बोलो, नॉट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम से नहीं है, ये नेचुरल लेंथ से खिंचाव है, ध्यान रखना। इसकी नेचुरल लेंथ भगवान ने इसको जिस लेंथ पर बनाया था उससे खिंचाव है, उससे इलोंगेशन है। ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर से। हाँ सर, चलो, अगर आपने स्प्रिंग को उसकी लेंथ से डिस्टर्ब करा, जिस लेंथ के लिए वो बनी हुई थी, नेचुरली उसकी जो लेंथ थी उससे डिस्टर्ब करा तो एक स्प्रिंग फोर्स लगता है, और आपको पता होगा स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय kx। बोलो बच्चों, अब कई बच्चे मेरे पास आ जाते हैं रटाफिकेशन वाले, सर -kx। बच्चे ये एरो इधर लगा तो दिया मैंने, यही तो बता रहा है कि आपने आगे खींचा तो फोर्स पीछे लगेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का उल्टा लगेगा। हाँ, अगर मैं ये डायग्राम नहीं बनाता तो मैं लिखता कि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन और वैल्यू ये होती है एक्स का उल्टा। अरे बोलो, ये इक्वेशन ये शो करती है जो एक्स है उसका उल्टा लगता है। अगर आपने आगे खींचा तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा और दबाया है तो आगे लगेगा। खत्म बच्चों, जल्दी। हाँ, तो मैं बोलूं स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेचुरल लेंथ से जो डिस्टरबेंस होता है उसके अपोजिट लगता है। अगर आप आगे ले जाते हो तो स्प्रिंग वापस पीछे आना चाहती है तो सबको पीछे खींचती है, और आप दबाते हो तो वापस आगे जाना चाहती है। तो मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट का उल्टा लगेगा, आगे ले गए तो पीछे, पीछे ले गए तो आगे। इस माइनस का ये मतलब है। ओके, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स के विरुद्ध, एक्स के अपोजिट फोर्स, एक्स के अपोजिट फोर्स। बोलो, जिधर खींचोगे उसका उल्टा लगेगा, ये माइनस बताता है। सर समझ में आ गई? तो ये स्प्रिंग फोर्स होता है। अच्छा सुनना ध्यान से हो। अच्छा, क्या मैं बोलूं स्प्रिंग फोर्स जितना ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग को उतना ज्यादा लगेगा। देखो, स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचना आसान है, 2 सेंटीमीटर खींचना मुश्किल, 3 खींचना और मुश्किल, 4 खींचना और मुश्किल। जितनी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से आप दूर ले जाओगे उतना ज्यादा दम लगाएगी स्प्रिंग। याद कर बचपन में जब आप एक्सरसाइज वगैरह करने जाते थे तो हाथों की एक्सरसाइज के लिए वो एक स्प्रिंग वाला यूं दबाने का लाते थे, एक हाथ से दबा दबा के अपनी कलाइयों को मजबूत करने के लिए। तो मैं बोलता हूँ आपसे वो थोड़ा तो दब जाता था, उसके बाद दोनों हाथ लगा के दबाते थे और उसके बाद फिर मम्मी पापा सबको बुलाते थे कि लो आओ दबाए मिलके। बोलो,
तो मैं बोल दूं उसको थोड़ा सा तो तुम्हारा एक हाथ ही डिस्प्लेस कर देता था, फिर थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ता था अगर और डिस्प्लेस करना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है, वहां पे भी तो स्प्रिंग ही लगी हुई है अंदर। बोलो बोल बच्चा। हाँ सर, ये आपने बोला था एक्स नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट है, लिख दूं वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ के नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट नेचुरल लेंथ से खिंचा है, ध्यान रखना। चलो सर अब कुछ क्वेश्चन कराऊं इस पे, चलो आ जाओ क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ तो स्प्रिंग की बेसिकली लेंथ बदल सकती है, स्प्रिंग की क्या लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, क्यों? क्योंकि वो खिंच सकती है, दब सकती है। यस सर, आ जाओ। ये के बराबर 100 है बच्चों, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है सर, वो सब समझ जाएंगे। अच्छा सुनो, ये नेचुरल लेंथ है इसकी। यहाँ पे मैंने आया और चुपचाप आके मैंने एक 3 किलो का ब्लॉक अटैच कर दिया। कितने का कर दिया? 3 किलो का। तो बताओ स्प्रिंग कितनी खींचेगी इक्विलिब्रियम तक? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी नीचे है बताओ? इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम सामने रास्ता, यहां से कितनी नीचे है बताना। यहां से क्या आती बच्चों इक्विलिब्रियम, क्या बताओ तुम? तो पहले बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, मेरे को समझाओ। तो बोल दो इक्विलिब्रियम न्यूटन ने बोला जहाँ पे नेट फोर्स 0 जहाँ पे सारे फोर्स एक दूसरे को काट दे उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। सामने रास्ता पर कुल बल 0 होता है। ओके चलो आ जाओ। तो बोल दूं अल्टीमेटली मुझे पता पड़ गया कि नेचुरल लेंथ का मीनिंग क्या होता है। तो बोल दूं ये स्प्रिंग तब तक खिंचती रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन तब आएगी जब मैं बोल दूं नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स हो जाए। बेटा मेरे से इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी जा रही है, तो बोल दूं 3 किलो को 3 किलो को अर्थ कितने से खींचती है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता 13 न्यूटन। और बोल दूं ऊपर एक फोर्स लगेगा kx, बोल मेरे बच्चे kx। ये x क्या है बच्चों? नेचुरल लेंथ से खिंचाव, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग में इलोंगेशन। बोलो, क्योंकि नेचुरल लेंथ से जितनी स्प्रिंग खींचेगी उतना फोर्स लगाएगी। इसको पसंद थोड़ी आ रहा तेने 3 किलो लटका दिया, जो इसको गुस्सा आ रहा है। यही तो होता है, यही तो स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें तुम सब्जी लटकाते हो। ये देख सब्जी की थैली है तेरी, 3 किलो टमाटर है, तो बोल दो टमाटर नीचे जा रहे हैं, स्प्रिंग खींच के ऊपर फोर्स लगा रही है, और मैं बोल दो टमाटर तब रुक जाएंगे, तब इक्विलिब्रियम आएगा जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल दूं यहाँ से kx बराबर 8 इक्विलिब्रियम सामने अवस्था पे, मैं बोल दूं kx बराबर 30। तो मैं बोल दूं k की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? k की वैल्यू हो गई 100, x बराबर 30। तो मैं बोल दूं यहाँ से x बराबर 30/100 मीटर या 30 सेंटीमीटर लिख दूं सीधा। अरे वो 100 का डिवाइड करा इंटू 100 करके सेंटीमीटर बना दिया, तो बोल दूं 30 सेंटीमीटर नीचे इक्विलिब्रियम आएगा। अरे बोलो, बोल ही नहीं रहे हो, बोलो बच्चों। तो अब यही तो होता है। अब स्प्रिंग बैलेंस आपके है, कैसे नापती है कि 3 किलो सब्जी है, तो वो ऐसी तो नापती है। वो मास कैसे नापती है, तो उसको स्प्रिंग बैलेंस में पता है, यहाँ जैसे ये एरो है, यहाँ 0 लिखा होता है। अब पता है उनको, पता है हमारी स्प्रिंग का क्या 100 है, सुनना, उनको मालूम है हमारी स्प्रिंग का केस है, तो उनको पता है जब भी तुम 1 kg रखोगे तो 10 न्यूटन नीचे, देखो तुम 1 किलो सब्जी लटकाओगे 10 न्यूटन नीचे फोर्स लगेगा, और मैं बोलूं 10/100 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो बोलूं जैसे ही 1 किलो लटकाते गया, मैं बोलूं स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी, तो वो 10 सेंटीमीटर नीचे अपने आप 1 kg लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी स्प्रिंग का केस है। तो जब भी बच्चा 1 kg लटकाएगा तो 10 न्यूटन नीचे फोर्स लग के स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगी। तो उन्होंने 10 सेंटीमीटर नहीं लिख के यहाँ पे 1 kg लिख दिया, क्योंकि उनको पता है 10 सेंटीमीटर स्प्रिंग तभी डिस्प्लेस होगी जब तुम 1 kg कोई चीज रखोगे, क्योंकि 10 न्यूटन के फोर्स पे 10 सेंटीमीटर नीचे स्प्रिंग जाएगी। अच्छा, अगर तू 2 किलो लटकाएगा तो 20 सेंटीमीटर नीचे, तो वो बस ऐसे 2 किलो 3 किलो रख देते हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस में ऐसे रीडिंग मेजर हो जाती है। बोलो, वो के हिसाब से वैल्यू बना के लिख देते। बोलो, अब तेरे देखो यहाँ था, शुरू में ये एरो यहाँ था, अब तेरे यहाँ पे जैसे वेट लटकाया 3 किलो, तो बोल दो 30 न्यूटन की फोर्स पे स्प्रिंग 30 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी, और उन्होंने 30 सेंटीमीटर नीचे पहले ही 3 किलो लिखा हुआ है, तो पता पड़ गया ना 3 किलो सब्जी है। बोलो, यस सर। तो वो सारा हिसाब घर पे लगा लेते के हिसाब से। अरे बोलो, हाँ यस। तो सर हमें समझ में आ गया स्प्रिंग बैलेंस कैसे मेजरमेंट करती है। ओके सर, चलो नोट करो इसको फटाफट, जल्दी कर, हटा दो। यस सर। अच्छा, अब सुनना बच्चों, अभी मैं तुम्हारे को एक बहुत जबरदस्त चीज, हाँ तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना आ गया सर हमारे को। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ, जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो। ये बच्चों इसका K 100 है ना, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं बच्चों, जगह नहीं मेरे पास,
और ये 200 है। न्यूटन पर मीटर तो पता है सर। और यहाँ पे 6 किलो लटकाया, तो बताओ ये क्या है? ये नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ पे 6 किलो लटका के छोड़ दिया नेचुरल लेंथ, तो बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी नीचे आएगी? इक्विलिब्रियम, तो ये x बताओ। थोड़ा सा जल्दी फटाफट, तो बोलो कुछ भी नहीं सके तो बच्चे जल्दी मन में करके सवाल का जवाब दो। बोलो कितना आएगा यार? इतना टाइम लगता है क्या? मैं बोल दूं यहाँ 60 न्यूटन फोर्स लगेगा mg। तो बोलो 60 हाँ सही है बिल्कुल 60 सेंटीमीटर। अभी देखते हैं, नहीं गलत है। तो बोल दो यहाँ पे 2 फोर्स लगेंगे, इधर 100x और यहाँ लगेगा 200x। तो बोल दो दोनों तरफ से दोनों स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, एक 100x और एक 200x। बोलो, बोल ही नहीं रहा। हेलो, Yes, sir. तो बोल दो 100x और 200x। तो बोल दो टोटल फोर्स हो गया बच्चों इक्विलिब्रियम पे 300x बराबर 300x बराबर 600 सॉरी 60। तो 300x बराबर 60। तो मैं यहाँ से जैसे डिवाइड करूंगा x बराबर, तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों 60/300। ये आ गया मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मैं बोल दूं यहाँ पे आ गया 20 सेंटीमीटर आंसर। बोलो 20 सेंटीमीटर खींचेगी, खत्म। Yes. बच्चों क्या दिक्कत है आपको? बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. हाँ तो सही है, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, इधर एक स्प्रिंग पे एक फोर्स, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हटा दो। Yes, sir. हाँ अच्छा अब सुनना बच्चों, जबरदस्त चीज बताता हूं, इधर देख। अब देखो स्प्रिंग और स्ट्रिंग में अंतर बताता हूं। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ है, एक के 100 है, बट अभी नेचुरल लेंथ है। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल लेंथ? क्या मतलब होता है प्राकृतिक लंबाई का? नेचुरल लेंथ का मीनिंग क्या होता है? मैं बोल दूं स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही और ये बहुत खुश है अपनी जिस लंबाई के लिए भरी थी उसी में। स्प्रिंग इज हैप्पी, ओके, बहुत खुश है स्प्रिंग। यस सर। यहाँ पे लगा हुआ 2 किलो और यहाँ लगा हुआ 1 किलो। अच्छा आप बहुत ध्यान से जवाब देना बच्चों। मैंने लगाया यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स, मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। अच्छा एक तो ये और एक और ये, दो कंपेयर करो, ये दोनों में कंपैरिजन करो। यहाँ पे भी 2 किलो रखा मेरे बच्चे और यहाँ पे रस्सी लगी हुई है, स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ रस्सी है। यहाँ पे भी 3 न्यूटन लगा है। दोनों में एक्सेलरेशन बताओ इसका, आगे वाले का और पीछे वाले का। चलो दोनों A1 A2, मजा आ जाएगा तेरे को। बोल बोलो, देखता हूं पूरी क्लास का दमदार बच्चा कौन है। इससे पता पड़ेगा दोनों में अंतर क्या है स्प्रिंग और स्ट्रिंग में। हाँ बोलो, एक्सेलरेशन बताओ दोनों लोग के। अच्छा ये तो मैं बोल दूं आज तक कराता आया हूं मैं। इस पूरे को एक मान लो 3 किलो, 3 किलो मान लो और फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, तो बोल दो एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा। बोलो, और दोनों साथ चलेंगे, याद कर। इसको मैंने कहा, फिर इसने इसको कहा, तो दोनों साथ चल लिए। तो मैं बोल दूं टेंशन आ जाएगी बच्चों, दोनों साथ चलेंगे। तो बोल दूं A1 बराबर A2, A1 बराबर A2 बराबर 1 आ गया। अरे बोलो Yes, sir. ये दोनों साथ चलेंगे। और मैं बोलूं टेंशन, पहले देखो तुमने फोर्स लगाया उससे पहले टेंशन 0 थी। सुनना, तुमने जब तक फोर्स नहीं लगाया टेंशन 0 थी, और जैसे ही मैंने फोर्स लगाया मैं बोल दूं इमीडिएटली टेंशन बन जाएगी, एकदम से रस्सी टाइट हो जाएगी। और मैं बोल दूं वो टाइटनेस कितनी आएगी, पीछे वाले को चलानी होगी वो। और मैं बोल दूं 2 किलो को 1 से चलाना है, 2 किलो को 1 से चलाना, तो मैं बोल दूं 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बोलो Yes, sir. बोल मेरे बच्चे, तो बोल दूं 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो और इमीडिएटली तो बोल दूं टेंशन एकदम से पहले 0 थी और तेरे जैसे ही 3 न्यूटन लगाया अचानक से टेंशन 2 हो गई और दोनों साथ चल रहे, एक्सेलरेशन 1 है। यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा? यहाँ मैंने फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, बताओ। मैं बोल दूं इसको भी ऐसे ही करना है, पूरे को 1 मान लो और 3/3 एक्सेलरेशन 1, और मैं बोल दूं पीछे वाले को 1 से चलाना तो टेंशन 2। अब वो टेंशन स्प्रिंग के खींचने से आई, तो kx बराबर 2 और x बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। kx बराबर 2 तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो, चल मैं करता हूं। देख ये तो क्या नीचे वाले का सॉल्यूशन। तो बोल तू नीचे वाला तो खूब कर लिया, हटा दो इसको। अरे ये तो आता है तुम्हें बच्चों। तो ये भी ऐसे ही होगा 3 न्यूटन, इसमें भी A1 बराबर A2 बराबर 1 आ जाएगा। और मैं बोल दूं पीछे वाले को 1 से चलाना, तो 2 किलो को अलग करा
और मैं बोलूँ यहाँ पे 1 से चलाना इसको अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा kx बराबर 2 into 1 ma। तो मैं बोलूँ kx इस बार kx फोर्स लगेगा और k हो गया 100, x बराबर ma हो गया 2, तो x बराबर 2 सेंटीमीटर। बोलो, तो मैं बोलूँ स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर खिंचाएगी। मैंने स्प्रिंग में इलोंगेशन भी निकाल लिया और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है इस स्प्रिंग में, टेंशन कितनी वो भी निकाल ली, 2 है। बोलो, और सिस्टम का एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। कितने लोगों को समझ में आ गई? हैंड रेस करो, कितने लोगों को समझ में आई? जल्दी जल्दी फटाफट बच्चों, जल्दी फास्ट। वेरी गुड। अच्छा, जिनके समझ में नहीं आई बताओ कैसे करेंगे? सही है क्या? मैं बोलता हूं दिस इज रॉन्ग, गलत है। सर क्यों गलत है बताता हूं। अब समझना, स्प्रिंग और स्ट्रिंग में अंतर समझना बच्चों। स्प्रिंग और स्ट्रिंग में अंतर समझना। मुझे तो आप एक बात बताओ, आपने आगे 3 लगाया, क्या अभी स्प्रिंग खिंची हुई है क्या? क्या स्प्रिंग इलोंगेटेड है क्या? नो सर। अच्छा बताओ, स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो सकती है नहीं हो सकती है? स्प्रिंग की लेंथ को बदला जा सकता है नहीं बदला जा सकता है? Yes. बिल्कुल बदला जा सकता है। तो मैं बोलता हूं सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। तो मैं बोलता हूं इनके चलने में रिलेशन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जितना ये आगे सके जरूरी नहीं है आगे सके। क्यों? ये सके 2 सेंटीमीटर और पता पड़ा स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर खींच गई, तो ये तो 1 सेंटीमीटर ही सरका। तो मैं बोलता हूं पीछे वाला और आगे वाला कनेक्टेड तो जरूर है, लेकिन बीच वाली लेंथ वेरी कर सकती है। तो बोल दो पीछे वाले और आगे वाले के एक्सेलरेशन में अभी तक रिलेशन कुछ भी नहीं पता पड़ा। रस्सी में तो क्या होता था, रस्सी न तो बढ़ सकती थी न घट सकती थी। तो याद है, आगे वाला चलेगा तो पीछे वाले का चलना मजबूरी हो गई, क्योंकि दोनों रस्सी से बंधे और रस्सी की लेंथ कम ज्यादा नहीं हो सकती। बोलो, तो ध्यान रखना, रस्सी और स्प्रिंग, स्ट्रिंग और स्प्रिंग में बहुत बेसिक अंतर है। क्या रस्सी की लेंथ कम ज्यादा नहीं मानते हम, और स्प्रिंग की लेंथ वेरी कर सकती है। ओके? Yes, sir. तो सबसे बड़ी बात तो A1 और A2 में रिलेशन ही नहीं पता पड़ रहा। सबसे बड़ी बात तो मैं ये नहीं कह सकता दोनों साथ चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आगे वाला चले और पीछे वाला चले ही ना, क्योंकि स्प्रिंग की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है। खत्म। तो सबसे पहले तो जो चीज मुझे बहुत अच्छे से आती थी, A1 बराबर A2, वही खत्म हो गया। अरे मेरे से मेरा पहला हक ही छीन लिया तुमने। बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. तो कनेक्टेड रस्सी से कनेक्टेड ब्लॉक हमेशा साथ साथ चलते हैं, और स्प्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक अंट तरीके से चल सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग की लंबाई कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ओके? पर सर अब आप निकालोगे कैसे? निकालूंगा। क्या मैं बोल दूं अब न्यूटन से बात करूंगा मैं, तो क्या मैं बोल दूं मैंने इस पे 3 का फोर्स लगाया और न्यूटन बोल रहा है अभी इसमें x0 है। सर ये x0 कैसे लिख दिया? इतनी लंबी स्प्रिंग तो है, बताइए x होता क्या था? मैंने बताया था x क्या है। x है नेचुरल लेंथ से खिंचाव, याद है स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई से इलोंगेशन। तो मैं बोल दूं स्प्रिंग अभी बिल्कुल नहीं खिंची हुई है, देखो लिखा है साफ नेचुरल लेंथ में। तो मैं बोल दूं स्प्रिंग बिल्कुल नहीं खिंची हुई है, तो बोल दूं स्प्रिंग के अंदर टेंशन अभी 0 है। स्प्रिंग का kx 0 है, अभी 0, अभी एट दिस मोमेंट। मैं बोलूं इस समय पर kx 0 है, इस समय पर kx 0 है मेरे बच्चे। बोल ही नहीं रहे हो। मेरे बच्चों kx 0 है, बोलो। Yes, sir. अच्छा मेरे बच्चे, अच्छा सुनता जा। न्यूटन ने बोला, सुनना, कल जो बात थी याद है, कल जो बात थी 1 किलो 2 किलो, याद है मैंने इसमें 3 का फोर्स लगाया, याद है मैंने बोला मैंने तेरे को खींचा और इसने उसको खींचा, याद है मैंने तेरे लपड़ दिया, तेरे पड़ोसी के लपड़ दे दिया। तो बोल दूं पड़ोसी के लपड़ पड़ने का इनडायरेक्ट कारण मैं हूं, लेकिन डायरेक्ट कारण तो तू है, तूने खींचा उसको या तूने लपड़ दिया। बोलो, तो बोल दूं मैंने 1 को खींचा, 1 ने 2 को खींचा, तो बोल दूं 2 को चलाने का कारण तो 1 है, ये रस्सी है। मैं बोल दूं मैं थोड़ी हूं, मैं तो इनडायरेक्ट कारण हूं। हाँ ये टेंशन आई मेरी वजह से, लेकिन मैं बोल दूं 2 को चलाया तो 3 है। बोल। Yes, sir. मैंने तेरे को 100 रुपए दिए, तेरे दोस्त को 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क दी, तो मैं बोल दूं तेरे दोस्त को डेयरी मिल्क मिलेगा, इनडायरेक्ट कारण मैं हूं, लेकिन अगला तो तेरे को थैंक यू बोलेगा क्योंकि दी तो तेने। Yes, sir. हाँ, तो मैं बोल दूं ये टेंशन इसको चलाएगी। अच्छा ठीक है, तो बस ऐसा ही यहाँ हुआ, मैंने इसको 3 लगाया, 1 kg को 3 लगाया, मैंने तुझे 100 रुपए दिए और तेने मुझे कहा था सर मुझे जरूरत है, मेरे को किसी को डेयरी मिल्क खिलानी है, मैंने तुझे 100 रुपए दिए और पता पड़ा तेने आगे वाले को डेयरी मिल्क के लिए खिलाई, सोप खुद चट कर गया। तो मैं बोल दूं मैंने इसको 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, मुझे लगा इसको भी चलाएगा, लेकिन पता पड़ा स्प्रिंग में दम ही नहीं है, अभी स्प्रिंग फुस हुई नहीं है। तो मैं बोल दूं पीछे वाले को चलाने वाला कोई नहीं, तो मैं बोल दूं पूरे 3 से अकेले ही चल जाएगा।
तो 1 kg ने पूरा खुद निकाल लिया। क्यों? क्योंकि पीछे kx 0 है। हाल फिलहाल kx 0 है, क्योंकि स्प्रिंग बिल्कुल भी इलोंगेटेड नहीं है। तो मैं बोल दूं पूरा का पूरा 3 न्यूटन इसी पे लग गया, और मैं बोल दूं इसका एक्सेलरेशन a1 बराबर आ गया बच्चों 3/3, 3/1, 3/1। तो बोल दूं 3 का एक्सेलरेशन आ गया। तो बोल दो 1 kg 3 से चलेगा, बोलो। अच्छा 2 kg का बोलो, तो बोल दो कि 2 kg पे kx 0, स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं लगा, तो बोल दो a2 0। पता है तेरे को, जान के आश्चर्य होगा, a2 तो पढ़ा रहेगा और सिर्फ अकेला a1 एक्सेलरेट होगा इनिशियली, बाद में तो a2 भी होगा। इनिशियली बोल रहा हूं, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग कोई दबी नहीं लगा दी। तो बोल दो जैसे ही मैं एक बार फोर्स लगाऊंगा, अकेला 1 चलेगा और 2 रेस्ट पे रहेगा। अगले इंस्टेंट में जैसे ही 1 चलेगा 2 रेस्ट पे रहेगा, स्प्रिंग खिंच जाएगी, और स्प्रिंग खिंच जाएगी तो 2 भी चलने लगेगा। लेकिन 2 का एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग धीरे धीरे खींचेगी। कितने लोगों को फील आ गई? हाथ खड़े करो कि हाँ यार वास्तव में पहले सबसे पहले झटका 1 पे लगेगा, और 1 चलेगा तब स्प्रिंग खींचेगी, और स्प्रिंग खींचेगी तो 2 चलेगा। रस्सी में ऐसा नहीं होता था, रस्सी में इमीडिएटली चलने लग जाते थे। बोलो हाथ खड़े करो बेटा, समझ में आया तो। बच्चों एक साथ हाथ खड़े कर दो, समझ में आ गया तो। चलो ठीक है। तो बोलो रस्सी में बहुत है, रस्सी में इमीडिएटली चल जाते थे। क्यों? क्योंकि रस्सी की लेंथ वेरी करती नहीं थी, रस्सी में बिना लेंथ वेरी किए ही टेंशन ट्रांसमिट हो जाती थी। तो ये चलो आ जाओ, तो नोट करो, इसको नोट करो बच्चों। तो बोलो a1 बराबर 3, फाइनल आंसर a1 बराबर 3, a2 बराबर 0, और स्प्रिंग फोर्स इनिशियली 0 है, और स्प्रिंग फोर्स टेंशन 0, स्प्रिंग में टेंशन बराबर kx बराबर 0। खत्म। चलो और करते हैं क्वेश्चन, और समझते हैं स्प्रिंग को। जल्दी करो, थोड़ा सा हटा दो बच्चे। यस सर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेरे एग्जाम में। आजकल तो जगह जगह स्प्रिंग लगा के देता है अगला। हाँ बच्चा, कुछ नहीं बताया मैंने, इसका एक्सेलरेशन बता, मजा आ जाएगा तेरे को। जल्दी करो। हाँ बोलो, ऊपर वाला बोलो। अब बच्चों सुनो, फिर वही लफड़ा। तेरे 200 लगाया तो क्या दोनों को एक साथ चला दोगे तुम? सवाल ही पैदा नहीं होता। स्प्रिंग तो बहुत 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 नेतागिरी करती है। क्या मैं तो स्प्रिंग तो बहुत परेशान करती है। मुझे क्या पता स्प्रिंग की लेंथ वेरी कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं ये तो कभी नहीं बोल सकता दोनों साथ चलेंगे, A1 A2 इक्वल होंगे, कभी नहीं बोल पाऊंगा। होंगे तो भी नहीं बोल पाऊंगा, नहीं होंगे तो भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ वेरी कर सकती है। मुझे जब तक ये नहीं पता कि तू बहुत ईमानदार आदमी है, तब तक मैं 200 रुपए भेजूंगा तो मुझे नहीं पता तेरे आगे वाले को दिए या नहीं दिए, क्योंकि हो सकता है तू जेब में भी रख ले। बोलो। हेलो। हाँ अच्छा, मैंने 200 लगाया, अब इसका एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ, मजा आ गया। आगे वाले का 12 दिया हुआ है, तो न्यूटन ये बोलता है अगर 10 किलो को 12 से चलाना, तो बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन नेट फोर्स कितना लगेगा बोलो? बोलो तो मैं बोल दूं एफ नेट ऑन 10 केजी ऑन 10 केजी 10 किलो पर एफ नेट बोलो 10 केजी पर एफ नेट बोलो कितना होगा 10 केजी पर एफ नेट। तो बोल दो बच्चों एम ए और बोलो एम ए कितना आ जाएगा तो 10 इंटू 12 तो वो भी आ जाएगा बच्चों 120। तो ये मैं बोल दूं इसमें नेट फोर्स 120 होगा और आगे 200 लगा तो मैं गारंटी ले लूं कि एक्स की वैल्यू कुछ होगी और मैं बोल दूं कि एक्स बराबर 80 होगा बोलो। अरे मुझे इनडायरेक्टली के एक्स पता पड़ गया तो बोल दो एफ नेट 120 और इसमें एफ नेट कितना लग रहा है और मैं बोल दो एफ नेट लग रहा है बच्चों आगे वाला 200 माइनस के एक्स। अरे बोला बराबर ये देखो अरे बोलो एफ नेट कितना 200 माइनस के एक्स बराबर 120 तो बोल दो के एक्स बराबर आगे बच्चों 80 न्यूटन बोलो। तो इनडायरेक्टली मुझे स्प्रिंग फोर्स पता पड़ गया एफ एस लिख दो स्प्रिंग फोर्स बोलो स्प्रिंग फोर्स पता पड़ गया। कितने लोगों को समझ में आया स्प्रिंग फोर्स मालूम पड़ गया? कितने लोगों के समझ में आ गया कि आगे वाले के एक्सेलरेशन से बिल्कुल बेसिक न्यूटन्स लॉ लगाया कि 10 किलो को चलाने के लिए नेट फोर्स 120 चाहिए तो बोल दूं 200 आगे लग रहा तो 80 पीछे लगेगा। अरे बेटा अगर पीछे नहीं लग रहा होता तो ये 20 से एक्सेलरेट हो जाता ना 200/10 बोलो। यस सर। बच्चों कितने लोगों के समझ में आया यार मैं पूछ रहा हूं बताओ ना यार। हाँ तो मैं बोल दूं यहाँ पे 80 लग रहा है अच्छा तो मैं बोल दूं इस पर भी 80 लग रहा होगा आगे की तरफ। अरे वो तो पूरी में सेम होगा टेंशन तो बोल दो 80 पूरी में टेंशन सेम तो यहाँ से मैंने के एक्स निकाल दिया पहले तो 80 और 80 से इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों तो बोल दो 80 डिवाइड बाय 20 मैं बोल दो आ गया 4 तो A2 बराबर 4 खत्म। यस सर। बेहतरीन क्वेश्चन है सारे बोलो बच्चों। यस सर। सर मजा आ गया हाँ यहाँ आ जाओ और मजा आएगा अभी तो रुक जा। हाँ यहाँ आ जाओ इन दोनों में टेंशन बताओ ऊपर वाला नोट करा हटा रहा हूं मैं तो मैं बोल दूं स्प्रिंग फोर्स निकालने का तरीका आ गया मेरे को। स्प्रिंग फोर्स इनडायरेक्टली निकलता है कैसे आगे वाले के एक्सेलरेशन से नेट फोर्स पता पड़ गया तो पता पड़ गया आगे अगर 200 लग रहा तो पीछे 80 लगेगा तभी तो नेट फोर्स 120 होगा। सर मजा आ गया हटा रहा हूं ऊपर वाला चलो अगला देखो। हाँ नोट पास करना बेटा मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा तुम्हारे को नोट करने का अपने आप करते जाओ फटाफट पास। हाँ बोलो बच्चों यहाँ पे दोनों में टेंशन बताओ T1 T2 दोनों डायग्राम में A और B दोनों डायग्राम में जल्दी ये तो सब करा रखे मैंने तो बोल दूं यहाँ पे 10 T1 10 और T2 30 याद है T1 इसको संभाल दियो T2 दोनों को संभाल दी सब सिखा रखा है मैंने। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। हाँ यहाँ पे T1 10 सिस्टम इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है। अरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है पूरा सामने में ठीक है सर। तो यहाँ पे बोल दूं T1 10 और वहां पे भी T2 30 इक्विलिब्रियम में तो T1 10 और T2 30 दोनों में अंतर क्या है सर? अंतर है इसमें तो रस्सी की लेंथ रेडी नहीं करी और इसमें स्प्रिंग खींची हुई है। अच्छा अगर मैं तेरे से पूछूं बता स्प्रिंग कितनी खींची हुई है? इलोंगेशन इन स्प्रिंग इलोंगेशन बताओ इसमें इलोंगेशन इन स्प्रिंग रस्सी में खिंचाओ स्प्रिंग में खिंचाओ बताओ खिंचाओ तो बता दोगे खिंचाओ x बराबर हाँ सर मैं बोल दूं सर इलोंगेशन की भी हम कर देंगे kx यहाँ पे जो टेंशन है ये T2 जो 30 बोल रहे हो सर आप ये स्प्रिंग के खींचने चाहिए तो बोल दूं kx बराबर 30 kx बराबर T2 और मैं बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों k हो गया 100 x बराबर 30 तो मैं बोल दूं x बराबर आ गया बच्चों 0.3 मीटर या मैं बोल दूं x बराबर 30 सेंटीमीटर। क्या मैं बोल दूं ऊपर वाली जो खिंचाव है यहाँ पे जो टेंशन है वो स्प्रिंग के 30 सेंटीमीटर खींचने चाहिए। यस सर। बच्चों इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग खिंची हुई है स्प्रिंग का मुंह खुला हुआ है खिंची हुई है बोलो। यस सर। ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से खिंची हुई है अगर तुम बाजार से लाए थे और वो एसी थी तो अभी बच्चों ये एसी नहीं रही ये एसी हो गई बोलो। हेलो यस सर। हाँ तो ये स्प्रिंग खींची हुई है ओके सर ध्यान देना बच्चों स्प्रिंग 30 सेंटीमीटर खींची हुई है और दोनों में टेंशन 10 और 30 है नीचे 10 दोनों में और ऊपर 30 दोनों में लेकिन रस्सी में खिंचाव नहीं होता स्प्रिंग में खिंचाव आता है। यस सर। अब सुनना बच्चों अभी तक तो मजाक थी ये तो बहुत आसान चीजें थी तो दोनों के आंसर आ गए। अब मेरी बात ध्यान से देखना बच्चों अब अपने को सब पता है T1 ये वो फलाना और स्प्रिंग खींची हुई ओके। अब देखना मेरे बच्चे मैं एक मिनट थोड़ा सा कचरा साफ कर रहा हूं यहाँ से
ये T1 10 30 समझ में आ गया, हटा दूं ये दोनों? अरे हटा दूं क्या? यस सर। हाँ, 10 और 30 बताइए सर। अब सुन, मैं आया और मैंने कैंची से कट कर दी है रस्सी। अब आएगा मजा असली। कैंची से कट कर दिया, टक टक दोनों को काट दिया। बताओ दोनों को जैसे ही काट दूंगा वैसे इसका एक्सेलरेशन बताओ, दोनों में इसका एक्सेलरेशन। नीचे वाली रस्सी को काट दे, नीचे वाली रस्सी काट दी, नीचे वाली रस्सी काट दी, रस्सी काट दी, काट दे। बोलो नीचे वाली रस्सी काटते ही बोलो इसका एक्सेलरेशन बताओ। 1 kg 2 kg का एक्सेलरेशन, 1 kg का एक्सेलरेशन, 1 kg एंड 2 kg का एक्सेलरेशन, एंड 2 kg का एक्सेलरेशन। सॉरी, दोनों में 1 kg और 2 kg का ए व बी में एक्सेलरेशन, ए व बी में एक्सेलरेशन। बोलो में एक्सेलरेशन, दोनों डायग्राम में एक्सेलरेशन बताओ। तो बोलो यहाँ पे 1 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बोलो जैसे रस्सी काट दूंगा फ्री फॉल होगा, जी से गिरेगा नीचे। और बोलो यहाँ पे भी काटते फ्री फॉल होगा, जी से गिरेगा। ये दोनों को ग्रेविटी नीचे बुला लेगी और सेम एक्सेलरेशन जी से। बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। लेकिन 2 kg का क्या होगा? अब आएगा मजा। तो तो सॉल्यूशन था। 2 kg का क्या होगा? तो 2 kg का बोलो क्या होगा? तेरा क्या होगा रे कालिया? बोलो 2 kg। हाँ, बताओ बच्चों 2 kg का क्या होगा? दोनों डायग्राम में। हाँ, 2 kg का बोलो, इसमें ऐसा कितना होगा? A2। और इसमें कितना होगा? A2 डैश। या डैश कर देते, A1 डैश। हाँ बोलो 2 kg का क्या होगा? कौन बताएगा? पहले डायग्राम में एक्सेलरेशन बताओ, A1 A2 इसका 2 kg का। पहले केस में 0। बताऊं क्यों 0 बताता हूं। पहले केस में जैसे नीचे वाली रस्सी काटी, ऊपर वाली रस्सी में टेंशन इमीडिएटली 20 हो जाएगी, इमीडिएटली। क्योंकि 1 किलो हट गया तो सिर्फ 2 किलो लटका, तो अचानक से 20 हो गई 30 से। तो बोलो जो टेंशन पहले 30 थी, याद है T2 30 थी, यहाँ पे भी 30 था, यहाँ पे भी 30 था, वो अचानक से इसके कटते ही 20, अचानक से सडनली। क्योंकि इस रस्सी में जो टेंशन होती है वो इलोंगेशन की वजह से नहीं आती है। रस्सी को तो इलोंगेटेड मानते ही नहीं है, रस्सी में बिना खिंचाव के टेंशन आ जाती है। तो बोलो जैसे ही काटा वैसे ही 20 टक करके 20 हो जाएगी 30, और इसका एक्सेलरेशन 0 या लटका हुआ ही रहेगा। इसका बताओ। मैं बोलूं जैसे ही रस्सी काटी आपने, मैं बोलूं नीचे वाला बोर्ड तो 20 ही रहा। नीचे वाला बोर्ड mg तो 20 रहा। बच्चों mg तो 20 हो जाएगा इस पे, क्योंकि इसको तो अर्थ 20 से खींच रही है, जो कि पहले भी खींच रही थी। पर पहले यहाँ पे 10 भी लग रहा था, इसका वेट भी लग रहा था। मैं बोलूं वो वेट 10 जो था वो अचानक से गायब हो गया क्योंकि रस्सी कट गई। तो बोलूं 10 अचानक से गायब हो गया। बोलो यस। जो नीचे की तरफ वेट लग रहा था नीचे वाले ऑब्जेक्ट का, वो अचानक से गायब हो गया। और मैं बोल दूं ये वाला इलोंगेशन तो अभी भी है, क्योंकि स्प्रिंग को तो सेट होने में टाइम लगता है। याद करो, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी स्प्रिंग में याद है पीछे वाले पे फोर्स 0 लगाया था, याद है 3 न्यूटन का फोर्स आगे वाले पे लगाया था, सिर्फ आगे वाला चला, पीछे वाला चला ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग खींची भी नहीं थी, उसको खींचने में टाइम लगेगा, पीछे वाले का एक्सेलरेशन आने में समय लगेगा। स्प्रिंग धीरे धीरे एडजस्ट करती है, तभी तो शोकर बनते हैं उसके। हमारी गाड़ी एकदम से जैसे गड्ढे में गिरती है तो वो झटका मारता धीरे धीरे पहुंचता है, स्प्रिंग धीरे धीरे टेंशन। और एकदम गाड़ी के शोकर खराब होते तो याद है कैसे धम धम झटके लगते हैं एकदम से, वो इमीडिएटली पहुंचते क्योंकि शोकर खराब हो गया, स्प्रिंग खराब हो गई। बोलो। तो बोल दूं ये mg 20 है। मैं बोल दूं जैसे ही रस्सी काटी, मैं बोल दूं ये तो 30 सेंटीमीटर खींची हुई थी, खींची हुई रहेगी, क्योंकि 30 से 20 होने में समय लगेगी। तो बोल दूं स्प्रिंग 30 सेंटीमीटर खींची हुई है, तो अभी भी खींची हुई है। तो जैसे ही रस्सी काटी नीचे वाली, मैं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स kx बराबर 30 न्यूटन लगता रहेगा। बोलो, क्योंकि अभी भी स्प्रिंग अभी भी 30 सेंटीमीटर खींची है, अभी भी स्प्रिंग 30 सेंटीमीटर खींची है, स्प्रिंग 30 सेंटीमीटर खींची हुई है, 30 सेंटीमीटर खींची है। अरे बोलो, तो बोलो स्प्रिंग में खिंचाव के कारण टेंशन आती है और वो अभी भी खींची हुई है। और अगर स्प्रिंग अभी भी खींची हुई है तो अभी भी स्प्रिंग के अंदर टेंशन 30 ही रहेगी। तो स्प्रिंग में टेंशन एकदम से नहीं बदलती, क्योंकि स्प्रिंग को सेट होने में समय लगता है। बोलो। अरे बोलो बच्चों। तो यहां से मैं बोल दूं स्प्रिंग में अभी भी इलोंगेशन 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्प्रिंग तो अभी भी खींची हुई है, क्योंकि वो तो समय लेगी। तो मैं बोल दूं ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? तो 2 kg पे मैं बोल दूं 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो नीचे लग रहा है mg 20, जो कि 20 ही था और 20 ही है, और वो टेंशन गायब होगी T1। और मैं बोल दूं ऊपर 30 लग रहा है kx अभी भी 30 है,
और मैं बोलूँ 30 ऊपर लग रहा था, एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो बोलूँ ये आ जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन 30 - 20 अपॉन 2 किलो, तो बोलूँ ये आ जाएगा बच्चों 10/2, 5 की एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट होगा। सही बात है, जहाँ स्प्रिंग लगती है एकदम झटके से जूप करता हुआ ऊपर जाएगा, तो नीचे वाली काटती है एकदम जर्क के साथ ऊपर जाएगा क्योंकि स्प्रिंग अपना प्रकोप दिखाएगी। बोलो यस सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन तू कर लोगे? एक क्वेश्चन दे दूं क्या बच्चों तुम्हारे को? हेलो यस सर। वेरी गुड। हाँ, पहले टेंशन बताओ T1 T2। फटाफट T1 T2। इतना टाइम लगता है क्या इक्विलिब्रियम में? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। T1 10 और T2 30 दोनों में 10 और 30, 10 और 30 खत्म। यस सर। हाँ, अब ऊपर से काट दी मैंने रस्सी को यहाँ से। अभी पूरा सेट है सिस्टम, यहाँ से कट कर दी, तो वो तो T2 गायब हो गई। हेलो यस सर। हाँ, और वो तो जैसे T2 गायब हो गई तो ये पूरा सिस्टम नीचे गिरेगा जी से। A बराबर G और A बराबर G फ्री फॉल हो जाएगा और टेंशन 0 हो जाएगी। दोनों नीचे जी से गिरेंगे, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होएगा ही नहीं, सेपरेशन बदलेगा ही नहीं, तो मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा जी। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे जैसे ही काटी तो मैं बोलूँ इस पे तो नीचे mg दस अभी भी लग रहा है, तो बोलो। और मैं तो इसमें जो टेंशन है स्प्रिंग में खिंचाव अभी भी है, तो मैं तो स्प्रिंग में खिंचाव की वजह से kx अभी भी 10 है। अरे बोलो, तो इसका एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा नीचे वाले का, क्योंकि स्प्रिंग तो अभी भी इलोंगेटेड है, स्प्रिंग तो अभी भी खिंची हुई है। बोलो यस सर। बोलो बच्चों। अच्छा, मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी नीचे kx 10 लगेगा, यहाँ पे भी kx 10 लगेगा और इसका वेट 20 है ही सही mg 20, तो मैं इसमें 20 और 10 30 का फोर्स लगेगा और ये कट गया और ये जो 30 था वो एकदम गायब हो गया, तो मैं इसमें नीचे फोर्स 30 लगेगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों 30/2 15 से एक्सेलरेट होगा नीचे, तो मैं ऊपर वाला 15 से एक्सेलरेट होगा और नीचे वाले का एक्सेलरेशन 0। बोलो, ऊपर वाला 15 से एक्सेलरेट होगा, ये A2, तो 2 किलो तो 15 से नीचे आएगा क्योंकि kx और mg दोनों अभी भी मौजूद है, और वो तो नीचे वाले का 0 क्योंकि नीचे mg और ऊपर kx है नीचे वाले में। खत्म। प्रैक्टिस के लिए दिया था, प्रैक्टिस के लिए दिया था आपको। मेरी बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन बहुत है स्प्रिंग का। क्लियर है क्या बच्चों? हेलो, क्लियर है सारी बातें? बोलिए। चलो, तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। स्प्रिंग और स्प्रिंग में अंतर समझ में आ गया, कैसे स्प्रिंग बिहेव करती समझ में आ गया, स्प्रिंग पर कैसे क्वेश्चन बनते ये भी समझ में आ गया। ओके, चलो, तो सर ये समझ में आ गई सारी बातें। अच्छा, अब सुनना बच्चों। हाँ, अब सुनो, इधर देखो, आपने पढ़ा होगा बच्चों, इधर देख, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में अपन ने देखा था क्या, अगर फोर्स लगता है तो चीज का मोशन चेंज होता है। याद है, अगर फोर्स लगता है तो चीज का मोशन चेंज होता है, और मोशन में याद है या तो होता है, देखो इधर सुनना, F बराबर dp/dt, और F बराबर dp/dt में या तो P चेंज, P में या तो M चेंज होता है V, बताता हूं। तो मैं बोलता हूं ये बात मैंने की थी, mv, और याद करो M अगर कांस्टेंट है तो dv/dt, इस पे क्वेश्चन कर लिया अपन ने। बोलो, और प्लस अगर v कांस्टेंट है, पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो पर सेकंड कितना मास ले गया ये फोर्स होता है। बोलो, ये दो चीजें देखी थी फोर्स में। तो अभी तक अपन ने याद है मास सेकंड नहीं बदल रहा है, m कांस्टेंट है, तो वो केस कर लिया, केस 1 कर लिया अपन ने, केस 1 कि अगर m कांस्टेंट है, m बराबर कांस्टेंट,
पार्टिकल का मास नहीं बदल रहा। याद करो अभी तक अपन ने जितनी भी चीजें थी सब में फोर्स लगाया था, एक्सेलरेट हो रहा था, मास वो का वही था, 1 किलो ही रहा, 2 किलो ही था। तो मास अगर कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा dm/dt। तो अपन ने अभी तक F बराबर m में पढ़ा और इसमें खूब क्वेश्चन कर लिए। बोलो Yes, sir. अच्छा, अब केस 2 पढ़ने अपन। अब केस 2 पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या कि अगर v कांस्टेंट हो तो बोल दो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बदले तो मैं बोल दूं फोर्स लगाने से वो मास ले जा रहा होगा अपने साथ। बताता हूं कैसे, अभी बता रहा हूं, यूं नहीं समझ में आएगा। तो मैं बोल दूं F बराबर आ जाएगा बच्चों, v कांस्टेंट है तो इस बार v कांस्टेंट है तो ये dv/dt 0 के ये आ जाएगा v * dm/dt। तो बच्चों इसमें बच्चे बहुत उलझता भी करते हैं, रॉकेट प्रपल्शन वगैरह सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, अभी देखते हैं। तो v dm/dt 100 बात की एक बात, फोर्स होता है 1 सेकंड में कितना मोमेंटम ले गया, चाहे वेलोसिटी ले बढ़ा के ले जाए वो और चाहे मास ले जाके ले जाए। 1 सेकंड में हर सेकंड कितना समय गया मोमेंटम ले गया, वो फोर्स है। पर सेकंड मोमेंटम चेंज फोर्स है, पर सेकंड मोमेंटम चेंज फोर्स है। 1 सेकंड में कितना समय परिवर्तित होता है वो फोर्स है। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आएगा। तो ये कर लिया है, समझ में आ गया आपको। न्यूटन ने बोला कोई भी फोर्स लगता है तो चीज एक्सेलरेट होती है, या एक्सेलरेट हो रही है तो फोर्स लगेगा। आज मैं बोल रहा हूँ फोर्स से मास भी हर सेकंड मोमेंटम ले जाता है, वो फोर्स है। चला जाओ देखते हैं, ये नोट करो फटाफट जल्दी। शायद ये पहले करवा दिया मैंने, नोट हटा दो। Yes. चलो चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है वो देख। हाँ इधर देख, ये गन है, ठीक है, इसके अंदर बुलेट्स है बच्चों, धम धम करके बुलेट्स चल रही है। ठीक है, तो इसके गन में से बुलेट चल रही है, ओके। अच्छा, और ये जो बुलेट है बच्चों सुनना, इधर देखो। अब वो बोलते हैं कि जैसे मान लो 100 ग्राम की बुलेट है, हर बुलेट का मान दीजिए 100 ग्राम, और 10 गोलियां पर सेकंड चल रही है, 10 गोलियां पर सेकंड, 10 गोलियां पर सेकंड, ओके, 10 बुलेट्स पर सेकंड। और सारी बुलेट्स की स्पीड, सारी बुलेट की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। सारी बुलेट 20 मीटर पर सेकंड से दाएं 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 दाएं, मैंने मेरे हिसाब से डेटा दे दिए, तो 20 मीटर पर सेकंड से दाएं 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 करती हुई 10 गोलियां पर सेकंड चल रही है, ठीक है। अरे बोलो हेलो। Yes, sir. तो आपको ये बताना है कि इस गन को होल्ड करने के लिए मुझे मेरे अंदर कितना दम होना चाहिए। तो याद है, एक गन को होल्ड करने के लिए भी दम चाहिए, नहीं तो आप गन आगे चलाओगे और एकदम से झटके से गन पीछे की तरफ उछल के गिर जाएगी। सर समझ में आया, बताता हूँ। इधर सुन, अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें सारी गोलियों की स्पीड कांस्टेंट है। देखो हर गोली v बराबर 20 मीटर पर सेकंड जा रही है, तो मैं बोलूँ यहाँ पे v चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। देखो अच्छा सुन, अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो मैं बोलूँ गन बुलेट पर फोर्स लगाएगी, गन बुलेट पर फोर्स लगाएगी, गन बुलेट पर फोर्स लगाएगी, बुलेट पर फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तभी तो बुलेट का मोमेंटम आया, तभी तो बुलेट को मोमेंटम, बुलेट्स को मोमेंटम गेन, बुलेट्स को मोमेंटम गेन हुआ है। अरे मोमेंटम पी मिला है, मोमेंटम संवेग मिला है। बोलो इन बुलेट के पास मोमेंटम आया कहां से, संवेग मिला है। अरे बोलो बच्चों, तुम तो ये बताओ इन बुलेट्स के पास मोमेंटम आया कहां से। तो चुपचाप पड़ी थी गन के अंदर चुपचाप बैठी थी, इनको एकदम से धक्का मिला कहां से। तो बोलू अंदर गन में कोई स्प्रिंग सिस्टम है, उसने दिया। तो मैं तो गन में फोर्स लगाया, तो बोलू गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया, गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया है, तभी तो गन बुलेट को मोमेंटम मिला है आगे की तरफ। नहीं तो बुलेट को संवेग देने वाला था कौन, गोलियों को संवेग देने वाला था कौन, मुझे बताओ। मोमेंटम किसने दिया, तो बोलू गन ने फोर्स लगाया। कितने लोगों को समझ में हाँ यार अंदर कुछ तो हुआ है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, पाइप से जब अपन गार्डनिंग करते वक्त पानी ऑन करते हैं तो पाइप से क्या अपने आप पानी आता है, मतलब गार्डनिंग में पानी अपने आप आता नहीं, मोटर चालू करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर से एक फोर्स चाहिए होता है, मोटर फोर्स देती है, पानी को आगे धक्का मोटर देती है। तो पर सेकंड मोमेंटम ले लेके आता पानी, दाएं दाएं स्पीड से बाहर निकलता है। नहीं तो यार मोटर नहीं चलती तो पानी के साथ टप 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 गिरता है धीरे धीरे। तो मोटर है जो फोर्स लगा के उसको एकदम मोमेंटम दे रही है। बोलो चलो आ जाओ। तो सुनना बच्चों, इधर देख, तो मैं बोलता हूँ अब फोर्स बहुत अलग तरीके से लिखा। तो मैं बोलता हूँ फोर्स बराबर 1 सेकंड में बुलेट्स द्वारा गेन मोमेंटम, बुलेट द्वारा गेन मोमेंटम,
गेन मोमेंटम। बुलेट ने 1 सेकंड में कितना मोमेंटम गेन करा, वही तो फोर्स है। बुलेट के पास जो मोमेंटम आया वही तो फोर्स है, क्योंकि पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है। सेकंड लो, न्यूटन सेकंड लो, 1 सेकंड में समय परिवर्तन फोर्स है, 1 सेकंड में मोमेंटम चेंज फोर्स है। तो मैं देखता हूं बुलेट ने 1 सेकंड में मोमेंटम कितना लिया, तो मैं बोल दूं, सुनना ध्यान से, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो मैं बोल दूं कितना लिया 1 सेकंड में, तो बोल दूं n बुलेट्स पर सेकंड इंटू 1 बुलेट का मोमेंटम। ये देखो पर सेकंड इतनी बुलेट निकली, 1 सेकंड में बुलेट्स, 1 सेकंड में बुलेट, अरे बोलो 1 सेकंड में इतनी बुलेट निकली, और हर बुलेट का मोमेंटम, ये हो गया हर बुलेट का मोमेंटम, हर बुलेट का मोमेंटम, हर बुलेट का पी। बोलो, तो ये हो गया हर बुलेट का पी, और ये हो गया 1 सेकंड में कितनी बुलेट्स निकली, बोलो। Yes, sir. तो बोलो ये 1 सेकंड में टोटल मोमेंटम कितना ले गई बुलेट, ये पता पड़ गया, क्योंकि शुरू में 0 था और 1 सेकंड में n mv मोमेंटम ले गई, हर बुलेट mv मोमेंटम ले गई, तो बोलो 1 सेकंड में n इंटू mv मोमेंटम ले गई, n इंटू mv समय ले गई, तो बोलो फोर्स आ गया। बोलो, तो बोलो घर में कितना फोर्स लगाया बुलेट पे, तो वो आ जाएगा n, 10 गोलियां पर सेकंड, थोड़ा यूनिट के साथ लिख रहा हूं, 10 गोलियां पर सेकंड, ये तो हो गया गोलियां n इंटू 1 गोली का मोमेंटम, तो ये आ जाएगा mv, और m आ जाएगा बच्चों 100/1000 किलो, 1 ग्राम को किलो में बदल दिया, इंटू v 20 मीटर पर सेकंड। मैं बोल दूं ये 20 मीटर पर, तो 1 सेकंड में इतना तो मोमेंटम 1 बुलेट ले गई, और इतनी गोलियां पर सेकंड निकली, तो इतना मास पर सेकंड निकला, तो बोल दूं ये पर सेकंड इतना मास निकल रहा है। 100 ग्राम इंटू ऐसी 10 बुलेट निकल रही, तो मैं बोल दूं 1000 ग्राम पर सेकंड मास निकल रहा है, दम 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 v स्पीड से, तो बोल दूं v इंटू पर सेकंड कितना मास निकला, 20 से निकला सारा मास, और पर सेकंड कितना मास निकला, इतना मोमेंटम, खत्म। तो मैं इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, v इंटू पर सेकंड मास, और मैं बोलूं पर सेकंड कितना मास निकला, तो बोलूं सारा मास 20 से निकला, और पर सेकंड कितना मास निकला, तो बोलूं 100 ग्राम की 1 बुलेट है, इंटू ऐसी 10 बुलेट निकल रही है, 100 ग्राम इंटू 10 कितना मास निकला पर सेकंड, 100 ग्राम पर की बुलेट निकल रही है और पर सेकंड 10 निकल रही, तो मैं बोलूं 1000 ग्राम पर सेकंड। अरे बोलो 100 ग्राम की 1 बुलेट इंटू 10 बुलेट पर सेकंड, 10 पर सेकंड, तो वो तो इतना ग्राम पर सेकंड, तो वो तो 1000 ग्राम पर सेकंड। कैसे कर लो, समझ गए क्या? बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. समझ लो नीचे सब्जेक्ट की, तो वो तो यहाँ से कट के ये आ जाएगा बच्चों 20 न्यूटन फोर्स, खत्म। तो वो तो गन बुलेट पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, और अगर गन बुलेट पे आगे 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, तो बुलेट भी गन पे पीछे 20 का फोर्स लगाएगी, और अगर गन ने बुलेट पे 20 का लगाया, तो बुलेट ने भी गन पे पीछे 20 का लगाया, तो अब तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए 20 का फोर्स आगे लगा के गन को रोकने की, नहीं तो गन पीछे झटका खाएगी। याद है तोप से गोला दागते, तोप एकदम पीछे झटका खाती है। अरे बोलो, क्योंकि तोप गोले को दागते वक्त गोले को आगे की तरफ मोमेंटम देती है, तो तोप आगे गोले पे फोर्स लगाती है, तो गोला भी तोप पे पीछे फोर्स लगाता है, इसीलिए तोप पीछे झटका खाती है, खत्म। Yes, sir. चलो, तो मैं बोल दूं या तो एन एम भी लिख दूं, और या भी लिख दूं कि एम बराबर वी बुलेट इंटू पर सेकंड कितना मास बुलेट का बाहर आ रहा है, खत्म। चाहो जैसे कर लो, बुलेट की वेलोसिटी सारी बुलेट की, और पर सेकंड कितना मास बाहर आया बुलेट के थ्रू, तो बोल दो पर सेकंड मास आया कि 10 बुलेट आई इंटू हर बुलेट का मास 100 ग्राम है, तो 100 इंटू 10 1000 ग्राम पर सेकंड बाहर आ रहा है, और 20 की वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो 1000 ग्राम ने 20 की वेलोसिटी ली, तो 20 का मोमेंटम लेके बाहर आया 1 सेकंड में, तो ये फोर्स है, खत्म। Yes, sir. करो, नोट करो, एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, जल्दी नोट कर, फास्ट, हटा दो। Yes, sir. हाँ, अब सुनो, बुलेट से 50 मीटर पर सेकंड से गोली आती है, दम दम दम, और हर गोली का मास 200 ग्राम है, 200 ग्राम है ना, 200 ग्राम की गोलियां 50 आती है, और n गोलियां पर सेकंड फायर होती है, n गोलियां पर सेकंड, n गोलियां, n बुलेट्स पर सेकंड, ठीक है। तो बताओ, और गन को होल्ड करने में, गन को होल्ड करने में, गन को होल्ड करने में, गन को पकड़ कर रखने में, पकड़ कर रखने में, रखने के लिए $50 न्यूटन का फोर्स चाहिए, चाहिए, ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है, इधर देख, 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो बताओ n की वैल्यू कितनी है, कितनी गोलियां पर सेकंड दाग रहे हैं, बीच में आंसर कोई नहीं बोलेगा,
मैं अपने आप पूछ लूंगा। एन की वैल्यू बतानी है, चुपचाप सॉल्व करो और बैठो। पर सेकंड कितनी बुलेट्स फायर हो रही है ये बताना। हाँ अच्छा सुनना, हो गया क्या क्वेश्चन? बोलो बच्चों, मैं बोल दूं फोर्स बराबर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, गन ने बुलेट पे लगाया, बुलेट गन पे लगाएगी और मुझे गन पे लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। मैं बोल दूं आ जाएगा एन एम बी। पर सेकंड कितनी गोलियां जा रही हो और पर सेकंड कितना, एक गोली का मास इंटू एक गोली की वेलोसिटी, बोलो इतना, एक गोली का मोमेंटम इंटू इतनी गोलियां पर सेकंड, बोलो। यस सर। और या यूं बोल दो, या यूं बोल दो, v स्पीड से गोलियां जा रही है, गोलियों की स्पीड कांस्टेंट है, इंटू पर सेकंड कितना मास जा रहा है गोलियों के थ्रू, ये फोर्स हो गया। गोलियों के थ्रू कितना मास जा रहा है, और बोलो गोलियों के थ्रू कितना मास जा रहा है, तो बोल दो n गोलियां निकल रही है पर सेकंड, इंटू हर गोली m मास की निकल रही है, तो इतना nm मास हर सेकंड निकल रहा है। n गोलियां इंटू mm मास की गोलियां, तो nm मास पर सेकंड निकल रहा है v नॉट स्पीड से, तो स्पीड इंटू nm मास पर सेकंड फेंक रही है बुलेट बार, गन बार बुलेट के थ्रू, बोलो। यस सर। चाहो जैसे लिख लो। अब मैं बोल दूं फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ 50 न्यूटन और n मुझे निकालना है कितनी गोलियां पर सेकंड जा रही है, और हर गोली का मास 200 ग्राम है, यानी कि 200/1000 इंटू हर गोली की स्पीड 50 है, खत्म। तो बोल दूं ये कट गया, तो बोल दूं ये n बराबर मेरा तो 5 आ रहा है, 5 गोलियां पर सेकंड, 5 बुलेट्स पर सेकंड, खत्म मेरे बच्चों। यस सर। अरे बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, बस वो थोड़ा सा समझना पड़ता है क्या ये। तो पर सेकंड मोमेंटम ले जा रही है बुलेट्स, ओके हटा दो, बोल बच्चे। अच्छा जब मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा, जब समय सिलेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊं तो क्या होगा। अगर मैंने बड़ी बड़ी गन से बुलेट फायर हो गई तो मैं तो पीछे की तरफ जाएगी बुलेट, तो एकदम झटका लगेगा, तो गन की रिकॉइल स्पीड पूछते हैं, मतलब गन पीछे जाएगी तो गन की रिकॉइल स्पीड बोलेंगे, उस मोमेंटम कंजर्वेशन में पढ़ेंगे। जब मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो गन की रिकॉइल स्पीड कितनी होगी बाद में देखेंगे, ओके हटा दो। अभी तो मैं फोर्स लगा रहा हूं क्योंकि अभी मैं सेकंड लॉ पढ़ रहा हूं। चले आगे बच्चों, बोलो। हाँ यस सर। और देखो और देखो और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो सेकंड लॉ पे और देख बच्चे। हाँ एक होता है पाइप वाले, क्या होते हैं बच्चों, पाइप वाले, ये पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, तो एक तो इसमें आसान बनते हैं और एक थोड़े से टफ बनते हैं, दोनों देख लेते हैं। हाँ अगर पाइप से 3 kg पर सेकंड लिक्विड बाहर आ रहा है, dm/dt दे दिया, कितना पानी बाहर फेंक रहा है पाइप पर सेकंड, 3 kg पर सेकंड, कितना 3 किलो पर सेकंड। तो पाइप से 3 किलो, बिल्कुल प्रेशर से पानी आ रहा है 3 किलो पर सेकंड, ओके। तो पाइप से दर 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 मोटर चली, पानी आ रहा है दर 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 करता 3 किलोमीटर पर 3 kg पर सेकंड से, कितना आ रहा है बच्चों, 3 kg पर सेकंड, ओके। हाँ और पानी की स्पीड, पानी के बहाव की स्पीड है बच्चों 6 मीटर पर सेकंड, कितना है, या चलो कर दो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, चलो 6 मीटर पर सेकंड पानी के बहाव की स्पीड है। 6 मीटर पर सेकंड से दर 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 पानी बाहर आ रहा है और 3 किलो पर सेकंड आ रहा है, ओके। यस सर। आपको बताना है मोटर इस पे पाइप पे पानी कितना, पाइप पानी पे फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द पाइप, F बाय पाइप ऑन वाटर, वाटर जेट। इस वाटर जेट पे कितना फोर्स लगा रहा है पाइप के बताना, ठीक है। अच्छा फिर वही इस बार मैं बोल दूं स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इस बार मैं बोल दूं जो फोर्स है उससे पर सेकंड मास मोमेंटम गेन कर रहा है। हर सेकंड समय मिल रहा है पानी को, पानी जो चुपचाप पड़ा था पाइप में वो एकदम मोमेंटम ले लेके बाहर आ रहा है, बोलो। बेटा इस बार फोर्स ने पानी की स्पीड तो वो सब पानी v स्पीड से निकल रहा है, पर सेकंड कितना मास निकल रहा है उससे मोमेंटम पता पड़ जाएगा। तो बोल दो m बराबर 1 सेकंड में मोमेंटम गेन, 1 सेकंड में p गेन, और p कितना बढ़ा है देख लो। तो बोल दो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम बढ़ा, तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों v स्पीड से पानी आ रहा है और पर सेकंड जितना मास आ रहा है, v स्पीड से आ रहा है और पर सेकंड जो मास आ रहा है, पर सेकंड इतना मोमेंटम, पर सेकंड जितना मास आ रहा है इंटू v, ये मोमेंटम हो गया। 1 सेकंड में इतना द्रव्यमान बाहर आया इंटू v, इतना मोमेंटम बाहर, इतना समय बाहर आया, बोलो। और मैं बोल दूं पानी की स्पीड अच्छे है और पर सेकंड कितना आ रहा है 3 किलो पर सेकंड,
3 किलो पर सेकंड आ रहा है और हर मास 3 किलो का 3 किलो 6 से आ रहा है, तो बोल दो 18 का मोमेंटम लेके आ रहा था, फोर्स 18 न्यूटन आ गया। बोलो तो पाइप पानी पर 18 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो पाइप पे भी 18 पीछे लगेगा, इसीलिए पाइप को पकड़ के रखना पड़ता है जब पानी फेंकते गार्ड नहीं करते। तो अगर पाइप को छोड़ के मोटर चलाते तो याद है पाइप एकदम पीछे से रखता है, धर 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 धर, याद है एकदम से मोटर ऑन करते ही पाइप एकदम पीछे झटका खाता है, याद आ गया? Yes, sir. हाँ तो ऐसे ही नहीं, तो पाइप आगे फोर्स लगाएगा तो पाइप पे भी पीछे फोर्स लगेगा। बोलो Yes, sir. अच्छा, अब इसको और एनएलएम से जोड़ना है, तो अगला क्या करेगा पता है? ये जो वाटर जेट है इसके सामने एक ब्लॉक रख देगा। इसके सामने, इस वाटर जेट के सामने अगर मान लो मैं 2 किलो का ब्लॉक रख दूं और मैं पूछूं बता इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो यस सर कर लेंगे। इधर क्या मैं बोल दूं ये पानी जा जाके दम दम टकराएगा, 6 मीटर पर सेकंड से पानी निकल रहा है और ये पूरी जेट जा जाके दम 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 टकरा के नीचे गिरेगी। बोलो तो बोल दो दाएं 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 जाके टकराएगी। याद है याद है जब गार्ड नहीं करते तो पेड़ के कचरे के पत्ते वत्ते पड़े होते थे, याद है? पानी की उस धार से पत्तों पे मार मार के पत्तों को सरका देते हो गार्डन के अंदर, उसकी क्यारी के अंदर। बोलो अरे याद है पड़ी हुई चीजों पे फोड़ लगाते हो, मजे करते हो, याद आया? Yes, sir. हाँ तो मैं बोल दूं ये वाटर जेट में बहुत दम है, फोर्ड लगाएगी। ए बेटा तेरे को भी इस वाटर जेट के दम के बारे में एहसास नहीं है, तेरे को पता है? ए जाके नेट वगैरह देखना, ए सुनना, अगर इस वाटर जेट को बहुत पतली करते हैं आगे से, बहुत पतली, ठीक है, मैं बोल दूं, लेकिन उसके लिए मोटर तगड़ी लगानी पड़ेगी, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो याद है A1 B1 बराबर A2 B2 फ्लूइड में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना पानी एंटर करेगा बड़े बड़े एरिया से उतने ही छोटे एरिया से निकलेगा। तो अगर इस वाटर जेट को बहुत पतली कर दें, याद है पिचकारी में कितना तेज पानी बाहर निकलता है, देखो पिचकारी का मुंह आगे से पतला होता है तो हम थोड़ा सा दम लगाते तो एकदम कैसी तगड़ी तीखी धार बनती है। Yes, sir. अगर इस मुंह को पतला करते 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 mm में कन्वर्ट करते और जबरदस्त फोर्स लगा के पानी का फ्लो मेंटेन रखे, कांच की कटिंग कर देता है ये ग्लास कटिंग में काम आता है ये वाटर जेट का जो प्रेशर या फोर्स लगता है। हो रहा है आश्चर्य? Yes, sir. Yes, sir. अरे मेरे बच्चों बड़ी जबरदस्त चीज है दुनिया में, ठीक है सर। तो मैं बोल दूं 1 सेकंड में कितना मोमेंट होता है? 18 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो बोल दो 18 न्यूटन का फोर्स है तो बच्चा है बेचारा, कांच की कटिंग हो जाती है पतली वाटर जेट की धार से, चला जाओ तो 18 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो बोल दो इसका एक्सेलरेशन कितना जाएगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो बराबर मैं बोल दो F जेट द्वारा जो फोर्स लगेगा F जेट बाय m, और मैं बोल दो F जेट फोर्स लगा रही है 18 न्यूटन अपन 2 किलो का मेरा बच्चा ये है, तो मैं बोल दूं 2 से काटा तो बोल दो इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो मच्छरों, मतलब मच्छरों इन द सेंस फोर्स मच्छर, ये क्वेश्चन मच्छर है। अरे बोलो, Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. तो ये पर सेकंड मोमेंटम वाला चेंज समझ में आ गया सर? थोड़ा रॉकेट प्रोपल्शन वाले क्वेश्चन भी कराओ ना सर, बहुत अच्छे लगते हैं हमारे को। चलो करवाता हूँ, फटाफट इसकी फोटो क्लिक कर जल्दी फास्ट। नहीं अभी इस पर रुक जाओ, जेट में एक और क्वेश्चन करूंगा। हाँ नोट कर इसको, हटा दो इसको। अब थोड़ा भारी लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक भारी लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। हाँ देखो बच्चों ये तो हो गया यू, हाँ अब एक मुझे देता है जैसे एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया ए, कि ए एरिया क्रॉस सेक्शन के पाइप से रो डेंसिटी का लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, इसकी डेंसिटी दे दी रो, लिक्विड की डेंसिटी रो है ना, और पाइप का एरिया ए, और बोलते हैं v स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा है, v नोट या v स्पीड से बाहर निकल रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से धड़ 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 v स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा है। ओके बोलो बोले, हाँ और ये लिक्विड सामने वाली दीवार पे, दिस इज वॉल, सामने वाली दीवार पे जाके टकरा के, है ना ये वॉल है, इस वॉल पे जाके टकरा के नीचे गिर जाता है, ये नीचे गिर जाता है। बोलो तो बोलो इस वॉल पे जाके टकरा के नीचे गिर जाता है। तो आपको बताना फोर्स ऑन वॉल, फोर्स ऑन वॉल, दीवार पे लगने वाला बल जो कि जेट ने वाटर जेट ने लगाया। अब क्या मैं बोल दूं, अब क्वेश्चन इतना आसान नहीं, क्योंकि पहले तो पर सेकंड कितना मास निकल रहा था वो मुझे बता दिया था, याद है 3 किलो पर सेकंड निकल रहा था। आज किसी ने मुझे मास बताया नहीं, मुझे ये पता है स्पीड वी नॉट स्पीड से लिक्विड निकल रहा है ये ठीक है, लेकिन पर सेकंड कितना मास निकल रहा है ये मुझे किसी ने नहीं बताया। अरे बोलो। Yes, sir. हाँ तो दो बातें पूछ सकता है, पाइप लिक्विड पे कितना फोर्स लगा रहा है या लिक्विड दीवार पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूं दीवार पे फोर्स उस पर लगेगा जितना 1 सेकंड में मोमेंटम चेंज हुआ होगा। दीवार ने पानी का मोमेंटम खत्म कर दिया और पानी ने दीवार पे आगे फोर्स लगा दिया, तो बोलूं दीवार पे उतना ही फोर्स लगेगा जितना दीवार पानी पे लगाएगी।
एक्शन रिएक्शन, दीवार पानी पे उतना ही फोर्स लगाएगी जितना पानी दीवार पे लगाएगा। तो बोल दूं मुझे बॉल पे फोर्स लगाना है, तो बोल दूं बॉल पे उतना ही फोर्स लगेगा, ए फोर्स ऑन बॉल, फोर्स ऑन बॉल। तो मैं बोल दूं फोर्स उतना ही लगेगा जितना ये पानी पे लगाएगा। और पानी की जेट में बोल दूं इतनी, देखो इतनी चौड़ी जेट आ रही है, तो बोल दूं ये पानी पे लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन, जितना पानी ने दीवार पे लगाया दीवार पानी पे उतना ही लगाएगी। बोल मेरे बच्चे, अब सुनना, मैं बोल दूं ए पानी कितनी v नॉट स्पीड से आ रहा था, और मैं बोल दूं ए एरिया में आ रहा था, रो डेंसिटी का पानी आ रहा था, और v स्पीड से आ रहा था। बोलो ए v नॉट स्पीड से ए एरिया की बीम आ रही थी। बोलो ये पूरी बीम ए एरिया की आके टकरा रही थी, दाएं दाएं दाएं, तो ए एरिया की v स्पीड से बीम आ रही थी रो डेंसिटी वाले पानी की। अब मैं बोल दूं अगर मुझे फोर्स देखना है कि पानी दीवार ने पानी पे कितना लगाया, तो बोल दूं दीवार ने पानी पे फोर्स लगा के पानी का मोमेंटम खत्म किया, जो पानी आगे जा रहा था उसको एकदम से रोक दिया। अच्छा बताओ एक सेकंड में कितने पानी का मोमेंटम जीरो हो गया। मैं बोल दूं एक सेकंड में, अच्छा बता एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस को v बोलते हैं। ए बोलो v क्या है, ये जो लेंथ है, एक सेकंड में चली गई लेंथ, तो मैं बोल दूं ये v नॉट इंटू टी होगी। अरे t टाइम में कितना पानी जाके टकराएगा दीवार से, तो vt। अरे v स्पीड से पानी जा रहा है तो vt, मैं बोल दूं vt लेंथ टकराएगी दीवार से आके। यस सर, यस बच्चों अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो तो 2 सेकंड में 20 मीटर ही भागोगे क्या? यस सर। तो देखो यार डायग्राम बना रहा हूं, मैं बोलता हूँ दीवार से इतना पानी टकराएगा टी टाइम में, और बोलो ये इतना पानी इतना, और मैं बोलता हूँ ये लेंथ होगी टी टाइम में वी टी, वी नॉट इनटू टी, इतना पानी टकराएगा। और ये एरिया कितना होगा बच्चों, ये एरिया ए होगा, और वी नॉट स्पीड से टकराएगा और डेंसिटी लो होगी। तो मैं बोलता हूँ टी टाइम में दीवार से टकराने वाला पानी, दीवार, तो यहां पे लिख रहा हूं दीवार रो इंटू वी नोट टी इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो गया। देखो ये वॉल्यूम हो गया, अंदर देख वी नोट टी हो गई लेंथ, पानी की लेंथ वी नोट इंटू टी, ये पानी की लेंथ हो गई, और इंटू एरिया ये पानी का वॉल्यूम हो गया। अरे बोलो वी नोट टी हो गई लेंथ, तो मैं बोलता हूं ये पानी का वॉल्यूम है, टी टाइम में टकराने वाले पानी का वॉल्यूम। कुछ नजर आ रहा है? टी टाइम में टकराने वाले पानी का वॉल्यूम, टकराने वाले पानी का वॉल्यूम, बोलो अरे वी नॉट इंटू टी हो गई लेंथ इंटू एरिया इंटू लेंथ, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। यस सर। तो बोलो, और ये हो जाएगा पूरा मास, टकराने वाला मास। बोलो टी टाइम में दीवार से टकराने वाले पानी का मास। अरे बोलो, तो ये बोल दो मास हो गया, ये बोलो मास। टी टाइम में इतना मास टकराया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बोलो यस सर। घनत्व इंटू एक सेकंड में कितना आयतन टकराया, वॉल्यूम टकराया। तो बोल दो इतना मास पर सेकंड टकरा रहा है। और मैं बोल दूं इधर देखो अब फोर्स कितना लगेगा, तो बोल दूं फोर्स बराबर हो जाएगा एक सेकंड में कितना मास टकराया इंटू उसका मोमेंटम चेंज। तो बोल दूं मोमेंटम चेंज फोर्स बराबर हो जाएगा, बोलो इतना मास टकराया रो वी नॉट टी इंटू ए, इतना। या चलो मोमेंटम कितना टकराया, एक सेकंड में टकराने वाला मोमेंटम p बराबर, तो मैं बोलता हूँ इंटू वी नॉट, मास इंटू वी, एक सेकंड में मास टकराया इंटू वी। टी टाइम में इतना मास टकराया तो टी टाइम में मोमेंटम, तो बोल दो टी टाइम में समय मोमेंटम। तो टी टाइम में इतना मोमेंटम टकराया, बोलो बच्चों। बेटा टी टाइम में इतना मास टकराया, क्यों? वी नॉट इंटू टी हो गई लेंथ इंटू एरिया, इतना हो गया वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया, इतना वॉल्यूम टकराया, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इतना मास टकराया, और मैं बोलूं इतना मास टकराया, और वी नॉट स्पीड से टकराया तो इतना मोमेंटम टकराया टी टाइम में। तो मैं बोलूं फोर्स आ जाएगा बच्चों p बाई टी, जितना मोमेंटम टकराया अपॉन टी, और ये p बाई टी कितना गया, तो मैं बोल दूं p हो गया बच्चों रो वी नॉट टी ए, इतना मास इंटू वी नॉट अपॉन में बोल दूं कितना जाएगा टी,
टी से टी गया तो बोल दूं, ये आ जाएगा रो ए वी नॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। इतना फोर्स लगाती दीवार पे मोटर जेट, बोल लो। यस सर। और अगर टकरा के लौट जाती, अभी तो टकरा के पानी नीचे गिर गया तो मोमेंटम जीरो हो गया फाइनल। अगर टकरा के लौट जाती तो इसका डबल आंसर आता, क्योंकि आगे जा रहा था मोमेंटम, पीछे आ गया तो चेंज इन मोमेंटम डबल आता। वो अपन आगे देखेंगे, अभी तो ये नोट करो। अच्छा, अब थोड़ा मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं। इधर देख, थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूं। इधर देख, इतनी रामायण लिखने की बजाय डायरेक्ट कर दूं, थोड़ी समझ आ गई तेरे को। इधर देख, मैं बोल दूं सीधा 1 सेकंड के लिए निकाल लूं, तो बोल दूं 1 सेकंड में कितना पानी टकराएगा? मैं बोल दूं 1 सेकंड में कितना पानी टकराएगा? कितना? v नॉट दूर वाला। सीधा t की वैल्यू 1 सेकंड ही रख दी, तो बोल दूं 1 सेकंड में v जितनी स्पीड होती है उतना पानी चलेगा। दीवार से जितनी स्पीड है उतना पानी टकरा जाएगा। जैसे 10 मीटर पर सेकंड है तो बोल दूं 1 सेकंड में 10 मीटर तक का पानी टकरा जाएगा दीवार से। धड़ 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 1 सेकंड में 10 मीटर दूर तक का पानी टकरा जाएगा ना। हेलो बेटा, 1 सेकंड में आप जो चलते हो वही तो आपके 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस चलते हो वही तो आपकी स्पीड होती है। तो बोल दो स्पीड के बराबर लेंथ चलेगा, तो बोल दो 1 सेकंड में L बराबर v नॉट हो जाएगा। L बराबर v नॉट इसमें 1 सेकंड में 1 सेकंड में उतना ही पानी टकराएगा जितनी स्पीड है। 10 है तो 10 दूर जितना पानी, और रो इंटू ए। तो मैं बोल दूं कितना पानी, तो मैं सीधा फॉर्म लिख दूं F बराबर रो वी ए। ये हो गया मास। देखो मास 1 सेकंड में मास, ये है 1 सेकंड में वॉल्यूम। 1 सेकंड में वॉल्यूम, टकराने वाला वॉल्यूम। और बोलो 1 सेकंड में टकराने वाला वॉल्यूम। इस बार टी गायब कर दिया, टी की जगह 1 सेकंड लिख दिया सीधा ही, तो लास्ट में डिवाइड नहीं करना पड़ा। और मैं बोलता हूँ ये है 1 सेकंड का मास, ये तो हो गया 1 सेकंड का वॉल्यूम। और मैं बोलता हूँ 1 सेकंड में मास, 1 सेकंड में मास में टकराने वाला मास, टकराने वाला मास ऑफ वाटर, वाला मास ऑफ वाटर। बोलो। और मैं बोल दूं 1 सेकंड में जितना मास टकराया इंटू वी नॉट स्पीड से टकराया। बोलो। तो मैं यहां से बोल दूं फोर्स आ गया सीधा रो ए वी नॉट। खत्म बच्चों। हर सेकंड कितना मास टकरा रहा है इंटू वी नॉट, खत्म। और 1 सेकंड में कितना मास टकराएगा तो वी नॉट स्पीड जितना पानी टकरा जाएगा, तो वी नॉट इंटू एरिया, इतना वॉल्यूम इंटू रो, इतनी डेंसिटी, तो इतना मास। तो रो ए वी नॉट इतना मास टकराएगा इंटू वी नॉट से टकराएगा तो इतना मोमेंटम टकराएगा। खत्म। बोलो। अच्छा सुन, ये चीज क्या काम आती है और बताता हूँ। इधर मैं थोड़ा फ्लूइड से जोड़ता हूँ। याद है फ्लूइड में कैंपर में पानी भरा होता है, सबने पढ़ा 11th क्लास में वेलोसिटी ऑफ इफेक्ट्स। बाहर निकलने वाले लिक्विड की स्पीड पता अगर h तक पानी भरा है तो पता है ऐसे लिक्विड कितनी स्पीड से बाहर निकलता है पता? याद है √2gh? नहीं याद है कुछ भी? बोलो। यस सर। तो √2gh स्पीड से लिक्विड बाहर निकलता है। और मैं बोलूं लिक्विड बाहर निकलेगा तो कैंपर में पीछे फोर्स लगेगा, धड़ 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 धड़। अच्छा, अगर ये एरिया ए दे दूं, ये एरिया स्मॉल ए दे दूं, तो वो पूछेंगे बताओ कैंपर में पीछे फोर्स कितना लगेगा? तो मैं बोल दूं सीधा 1 सेकंड में पानी कितना मोमेंटम ले जा रहा है, तो बोल दूं फोर्स बराबर 1 सेकंड में मोमेंटम। तो बोल दूं ये जेट बनेगी, तो याद है वी नॉट स्पीड की, जेट है तो वी नॉट इंटू ए, वी नॉट इंटू एरिया, इतना वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वी, तो याद है रो ए वी नॉट स्क्वायर, यही आएगा फोर्स। 1 सेकंड में पानी कितना मोमेंटम ले जाएगा, तो जेट का कितना मोमेंटम, तो रो ए वी स्क्वायर, क्योंकि ए स्मॉल ए इंटू वी इतना वॉल्यूम निकलेगा इंटू रो इतना मास निकलेगा इंटू वी नॉट इतना मोमेंटम निकलेगा, रो ए वी स्क्वायर। और वी की वैल्यू √2gh रख दो। रो ए छोटा कर, रो ए वी की वैल्यू √2gh रख दो पर स्क्वायर, तो बोल दो आंसर आ जाएगा 2 रो ए जी एच। यही आता है वहां पे फोर्स कैंपर पे। ओके, तो मैं बोल दूं ध्यान ना, जब जेट बन के निकलती है एरिया से वी नॉट स्पीड से, तो रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगता है। बोलो। सर याद रख लेंगे और समझ में भी आ गया। 1 सेकंड में मोमेंटम निकालना समझ में आ गया। करो नोट। लास्ट रॉकेट प्रोपल्शन वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, सेकंड लो कंप्लीट। हटा दो इसको, जल्दी कर। यस सर। हाँ, रॉकेट प्रोपल्शन। अब देखो रॉकेट प्रोपल्शन में याद है गैसें कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकलती है, अंदर इंजन लगे होते हैं जो दम गैसों को बाहर फेंकते हैं। तो रॉकेट प्रोपल्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। ये जैसे देख, तो रॉकेट को थ्रस्ट कैसे मिलता है देखना, अंदर इंजन लगे तो वो यहां से ज़ूप ज़ूप करके गैस बाहर फेंकते हैं।
ठीक है ये, तो यहाँ से गैस बाहर निकलती है कांस्टेंट स्पीड से। और वहां तो बहुत सीधे क्वेश्चन बनते हैं, पता क्या है, गैस का पूरा दे देते dm/dt, m गैस पर सेकंड, कितनी गैस पर सेकंड इंजन फेंक रहा है वो भी दे देंगे। तो इंजन कितनी गैस फेंक रहा है अगर ये दे देंगे और गैस की स्पीड दे देंगे तो मजा आ जाएगा ना। ये गैस की स्पीड मिल जाए और पर सेकंड कितनी गैस बाहर आ रही है पता पड़ जाए तो फोर तो बहुत आसान हो गया। तो वो वाटर जेट वाला पहला क्वेश्चन हो गया कि वाटर जेट से 6 मीटर पर सेकंड से लिक्विड आ रहा है और 3 kg पर सेकंड आ रहा है, उससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं होता है। पर सेकंड 3 किलो और सारा 6 से आ रहा था, 18 का फोर्ट लगेगा, खत्म। बोलो। तो बोल दूं, रॉकेट को जो थ्रस्ट मिलता है, थ्रस्ट फोर्स, वो होता है बच्चों गैस की स्पीड इनटू पर सेकंड कितना गैस का मास बाहर आ रहा है वो। अरे बोलो, पर सेकंड कितनी गैस फेंक रहा है रॉकेट और गैस कितनी स्पीड से फेंक रहा है वो, खत्म। सर ये तो मच्छर है। हाँ बिल्कुल मच्छर, आ जाओ। if velocity of gas, velocity of fuel ejected by rocket, ये लिखो, रॉकेट से निकलने वाले फ्यूल की स्पीड V नोट बराबर, अरे वो लिक्विड सिस्टम होता है, गैस मत देखो, सही नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ तो सुनना, V नोट बराबर 250 मीटर पर सेकेंड, कितनी है बच्चों, 250 मीटर पर सेकेंड, कितनी बच्चों, 250 मीटर पर सेकेंड। और इजेक्टेड मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड इज dm/dt is equal to 20 kg पर सेकेंड ना, 20 किलो पर सेकेंड गैसे उछाल के बाहर फेंक रहा है और ये 250 की स्पीड से फेंक रहा है। तो बताओ थ्रस्ट कितना लगेगा रॉकेट पे, तो रॉकेट पे थ्रस्ट बताओ, थ्रस्ट तो F थ्रस्ट बताना, करो। रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स बताओ, जुप करती हुई इतनी गैसें 250 मीटर पर सेकंड से बाहर आ रही है और 20 किलो पर सेकंड गैस बाहर आ रही है, 20 किलो पर सेकंड फ्यूल बाहर आ रहा है, समझ लो, ठीक है। तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। इतना टाइम थोड़ी लगता बच्चों, ये ना फॉर्मूला, पर सेकंड मोमेंटम पता पड़ जाएगा ना, फोर्स इनटू सॉरी स्पीड इनटू पर सेकंड कितना मास बाहर आ रहा है उससे, बोलो कितना आ रहा है थ्रस्ट, बोल बच्चा। 5000 है, हाँ अभी देखते हैं, हटा दो इसको, इसको हटा के करूं, ये तो लिख दिया मैंने। हाँ 5000 बिल्कुल सही, आ जाओ। इधर देख सॉल्यूशन, मैं बोलता हूँ F थ्रस्ट इज इक्वल टू V नोट इनटू dm/dt बच्चों। तो बोलो V नोट कितना है, तो बोल दो V नोट 250 से गैस बाहर आ रही है इनटू पर सेकंड आ रहा है बच्चों कितना, 60 kg, कितना है 20 kg पर सेकंड, बोलो इनटू 20 kg पर सेकंड, बोलो तो ये आ जाएगा बच्चों 5000 न्यूटन का फोर्स लगेगा ऊपर। बोल मेरे बच्चे, बोल ही नहीं ना। यस पक्का समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। देखो एक और क्वेश्चन, यस सर। चलो रॉकेट में बस एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। हाँ हाँ बच्चों 2000 किलो का ये रॉकेट है
ओके, इसके इंजन से 250 मीटर पर सेकंड से गैस बाहर निकल रही है और 40 किलो पर सेकंड गैस बाहर निकल रही है। ओके, तो आपको बताना है कि रॉकेट का ऊपर की तरफ थ्रस्ट कितना लगेगा, पहला थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट बताना है, और सेकंड इस रॉकेट का एक्सेलरेशन। ये अपने पड़ोसी मुल्क, प्यारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करना चाहा, कुछ रॉकेट वॉकेट भेजना चाहा, सैटेलाइट वगैरह डालना चाह रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अपन उनकी हेल्प करते हैं। तो बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा उसके ऊपर की तरफ, करो ट्राई करो। कई लोगों को तो गुस्सा आ रहा है, सर ये क्या है, आप इंडिया, आप सर देशद्रोही है सर। बेटा क्या फर्क पड़ता है यार, क्वेश्चन करना है वैसे ही कर लो ना। मजहब नहीं सिखा था पड़ोसी मुल्क से भेद रखना। चला जाओ, इधर देख, चलो सुनो मैं कर रहा हूं बच्चों। एक थ्रस्ट अभी निकाला था, बस 40 की 20 की जगह 40 कर दिया, तो वो तो डबल थ्रस्ट आ जाएगा। बोलो तो पहले का आंसर तो बहुत आसान है, क्या एक थ्रस्ट बराबर बच्चों कितनी गैस निकल रही होती स्पीड से और कितना मास पर सेकंड निकल रहा है, खत्म। बच्चों बहुत आसान है रॉकेट प्रोपल्शन। तो बोलूं 250 से गैस निकल रही है और पर सेकंड 40 किलो निकल रही है, तो 250 इंटू 40 मेरा तो आ रहा है बच्चों कितना, 10,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 10,000। तो बोलूं थ्रस्ट 10,000 का निकल लग रहा है, और मैं बोलूं 10,000 का और 20,000 का रॉकेट है, तो मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आ जाएगा बच्चों एयर थ्रस्ट अपॉन मास ऑफ रॉकेट। ओके, तो बच्चों एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, थ्रस्ट लग रहा है कितना बच्चों 10,000 न्यूटन, और अपॉन बच्चों मास है 2,000 किलो, सॉरी 2,000 किलो, तो मैं ये काट दिया, तो मैं एक्सेलरेशन 5 आ गया। तो 5 के एक्सेलरेशन से रॉकेट फूल करता हुआ ऊपर चला जाएगा। बोलो यस सर। कितने लोगों के समझ में आ गया? जल्दी हाथ खड़े करो ना बच्चों यार, इतना तो आसान चीजें हैं, कुछ नहीं है। पहले थ्रस्ट निकलवा था, आज एक्सेलरेशन और निकलवा दिया, तो थ्रस्ट अपॉन मास एक्सेलरेशन आ गया। हाथ खड़े करो। हाँ गलत है बच्चों, जैसा तुम्हारे समझ में आया वैसे ही पाकिस्तानियों के भी समझ में आया, और उन्होंने रॉकेट बना के डाल दिया, और उनके रॉकेट का धुआं यही निकल गया, वो रॉकेट ऊपर ही नहीं उठा, जूम करता हुआ धुआं निकल गया यहीं पे नष्ट, वो रॉकेट ही ऊपर नहीं उठा। सर क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारी जैसी कैलकुलेशन लगा दी। बताता हूँ कैसे, मतलब बच्चों वाली कैलकुलेशन बताता हूँ। अब समझ में आ गया यहाँ पे चांद तारे क्यों बनाया मैंने? बोल मेरे बच्चे, पाकिस्तान, इधर देख, इधर सुनना, गलती क्या करी उन्होंने बताता हूँ। ए थ्रस्ट तो सही है, ए सॉल्यूशन थ्रस्ट तो ओके, कितना आया बच्चों थ्रस्ट? बोल थ्रस्ट कितना आया बच्चों? तो थ्रस्ट तो बिल्कुल ओके था, कितना 10,000 न्यूटन, तो यहाँ तक तो ओके। ए तो पहला पोर्शन तो बिल्कुल ओके था, थ्रस्ट ओके, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन गलत है। सर क्यों गलत है बताता हूँ। ये थ्रस्ट लगा है बच्चों, नेट फोर्स थोड़ी है, ए थ्रस्ट है नेट फोर्स थोड़ी है। सर कैसे बताता हूँ, ये देख, ये रॉकेट, तो बोलूं एक थ्रस्ट लगा है, एक थ्रस्ट, और नीचे एमजी भी तो लग रहा है, ये कहाँ गया? मेरे बच्चे एमजी भी तो लग रहा है, और एमजी कितना लग रहा है 20,000 न्यूटन। ये बोलो तो 20,000 न्यूटन और थ्रस्ट लग रहा है 10,000 न्यूटन, तेरा थ्रस्ट कितना है 10,000 न्यूटन। तो अब आप खुद सोच लो, थ्रस्ट तो लग रहा है 10,000 न्यूटन और रॉकेट का खुद का वेट है 20,000 न्यूटन, क्या रॉकेट ऊपर उड़ेगा? हेलो, नो सर। अब समझ ना भाई, मैंने 99% बच्चे को मिस्टेक करते हुए देखा, वो एमजी भूल जाते हैं और सीधा थ्रस्ट से रॉकेट को उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ग्रेविटी का मच्छर मारेगी, तो ग्रेविटी भी लग रही है, ध्यान रखना, एमजी कभी मत भूलना। ओके चले आगे, बोलो बच्चों, हटा दो क्या? चलो आ जाओ, अब एक इंडिया का रॉकेट बना लेते हैं लास्ट, और फिर घर चलते हैं। इंडिया का रॉकेट, ठीक सर। देख, अब इसी में अपन ने क्या कर दिया बच्चों, 500 से गैस फेंक रही है 500 मीटर पर सेकंड से, है ना, गैस की स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया बच्चों 60 kg पर सेकंड, ठीक है, या 80 kg पर सेकंड। अब बताओ, अब थ्रस्ट और एक्सेलरेशन दोनों बताओ, वही दो क्वेश्चन वापिस। चला जाओ, थोड़ा सा फटाफट मैं कर रहा हूँ। तो बोल थ्रस्ट तो वही
वी नोट इंटू ये, तो मैं बोल दूं वी नोट आ गया बच्चों 500 और डीएम बाई डी टी आ गया 80, तो मैं बोल दूं 80 इंटू 500 कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखो मैं बोल दूं 40,000 न्यूटन। बोल मेरे बच्चे, Yes, मैं बोल दूं 40,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा मेरे बच्चे। yes, sir. हाँ, अब बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो बोल दो पहला तो सेकंड एक्सेलरेशन, तो बोल दो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों F थ्रस्ट माइनस mg, mg घटाना मत भूलना वहां देख ले, अपॉन m, थ्रस्ट माइनस mg अपॉन m, ओके। तो बोल दो थ्रस्ट इस बार 40,000 हो गया और mg 20,000 ही है क्योंकि 2,000 किलो का रॉकेट है, 2,000 kg का रॉकेट है, तो 2,000 किलो का रॉकेट है, mg 20,000 है, तो बोल दो इस बार एक्सेलरेट होगा, यस, क्योंकि थ्रस्ट ज्यादा है बोलो, तो हमेशा रॉकेट को एक्सेलरेट करना तो थ्रस्ट ज्यादा होना चाहिए, ओके बच्चों। तो आ जाओ कितना आ रहा है, तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों मेरे 40,000 माइनस 20,000 अपॉन रॉकेट का मास 2,000, तो बोल दो ये आ जाएगा 20,000 बटा 2,000, तो एक्सेलरेशन 10 आ गया, तो 10 के एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट होगा, मतलब ग्रेविटी जो फोर्स लगा उसका डबल मैंने थ्रस्ट लगा दिया, 20,000 की जगह 40,000, तो बोल दो मैं ग्रेविटी से खतरनाक हो गया इसलिए एक्सेलरेट होगा ऊपर। बोलो Yes, sir. मेरे बच्चों समझ में आ गया? सर रॉकेट इतने भारी भारी बनाते ही क्यों? रॉकेट भारी बनाना मजबूरी होती है क्योंकि उसमें फ्यूल के वो सारे रखने पड़ते ना, इंजन वगैरह फ्यूल प्रोजेक्ट करने के लिए, समझ गए? फिर जैसे जैसे उनमें से फ्यूल खाली होता है उनको अलग करते जाते हैं पार्ट को, और रॉकेट को हल्का करते जाते हैं। बोलो Yes, sir. चलो सर समझ में आ गई, तो मेरे हिसाब से आपको सेकेंड लॉ भी समझ में आ गया। बोलो मेरे बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन सेकेंड लॉ पे भी और करेंगे अपन, ओके? बोलो, और अगले टाइम पे बात करें।